Hello everyone, my name is Shadan Safi. I have qualified UGC NET JRF as well as GATE in Sociology. तो आज का हमारा टॉपिक है कल्चर। कल्चर क्या है? कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ। कल्चर एक जिंदगी जीने का तरीका है या फिर एक मैप है जिससे तुम सोसाइटी को नेविगेट करते हो। सोसाइटी में कहाँ क्या करना है, ठीक है? या जैसे जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी की मैरिज हो रही है तो मैरिज की रिचुअल्स क्या होती हैं, एक मैप ही तो हुआ। वो रिचुअल्स हमें कहाँ से पता चलेंगी? वो हमें कल्चर से पता चलेंगी, ठीक है? विच या फिर आपको सोसाइटी के किस मोड़ पर किस तरह से बिहेव करना है, क्या आपके एक्शन होने चाहिए अप्रोप्रिएट, कैसे आपकी थिंकिंग या बिलीफ होना चाहिए, ये सब क्या है? कल्चर बताता है हमें। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कल्चर जो है वो ह्यूमंस को एनिमल से डिफरेंशिएट करता है। अब देखो, जो सोसाइटी होती है वो तो एनिमल्स का भी पार्ट हो सकती है, जैसे कि एंड्स, चींटियों की भी सोसाइटी होती है, ठीक है, कॉलोनी होती है, मगर जो कल्चर होता है वो यूनिकली ह्यूमन होता है। एनिमल्स में कल्चर नहीं पाया जाता है। हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहली डेफिनेशन देखेंगे एडवर्ड टाइलर की। एडवर्ड टाइलर ने कहा था, कल्चर या सिविलाइजेशन टेकन इन इट्स वाइड इथनोग्राफिक सेंस। इथनोग्राफिक क्या होता है? अगर आप किसी भी ट्राइब में जाकर वहां उनके बीच रहकर उनके बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको इथनोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। अब एडवर्ड टाइलर ने कहा था, कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स होल, यानी कि एक होल है, कोई पार्ट नहीं है, एक कंप्लीट होल है जिसमें क्या क्या आता है? नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल्स, लॉ एंड कस्टम्स, ठीक है। या फिर इनके अलावा कोई और भी कैपेबिलिटी या हैबिट जो मैन ने एक्वायर्ड की है एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी में रहते हुए इंसान ने जो भी कुछ सीखा है, ठीक है, वो सब कुछ कल्चर का पार्ट है। अब यहाँ पर एडवर्ड टाइलर ने जो चीज़ें पॉइंट आउट की हैं, यहाँ पर देखने वाली बात है, वो ज़्यादातर नॉन मटीरियल एस्पेक्ट हैं कल्चर के। नॉन मटीरियल एस्पेक्ट क्या होता है? ऐसे एस्पेक्ट जिनको तुम मटीरियलाइज नहीं कर सकते, जिनको तुम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ पर हम आर्ट को छोड़ दें, आर्ट एक मटीरियल एस्पेक्ट है, तो नॉलेज, बिलीफ, मॉरल्स, लॉ, कस्टम, ये सारे क्या है? नॉन मटीरियल एस्पेक्ट हैं कल्चर के। अब दूसरी डेफिनेशन देखते हैं हम ब्रिंस्लॉ मेलिनोस्की की। मेलिनोस्की ने कहा था कि कल्चर जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, गुड्स, टेक्निकल प्रोसेसेस, आइडियाज, हैबिट्स एंड वैल्यूज, ठीक है। अब देखो, आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं उनके कुछ वो कल्चरल आर्टिफैक्ट्स होते हैं, उनके उनके पीछे कुछ कुछ ना कुछ वैल्यू या फिर कुछ कस्टम्स का रोल होता है। जबकि जो गुड्स होती हैं वो प्योरली इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है, उनका कोई उनका कल्चरल, उनका कोई कस्टम या फिर ट्रेडिशनल एस्पेक्ट नहीं होता है, सिर्फ प्योरली इकोनॉमिक वैल्यू होती है। जैसे कि आप दिवाली पे आप स्पेशल अटायर पहनते हो, ठीक है, तो वो सब क्या है? या फिर दिवाली पे आप डेकोरेशन करते हो, डेकोरेशन वगैरह करते हो, या फिर किसी भी फेस्टिवल का कोई भी एस्पेक्ट होता है, वो आर्टिफैक्ट्स में आता है। जबकि जो गुड्स होते हैं उनकी प्योरली एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जैसे कि कोई लोहार लोहे की कुछ चीज़ बनाकर मार्केट में बेचने चला जाए। अब टेक्निकल प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि पूरी जो नॉलेज होगी वो प्रोडक्ट बनाने में, या जो स्किल्स होंगी वो सब टेक्निकल प्रोसेस का पार्ट होंगी। या फिर कोई आइडियाज़ हैं, हैबिट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ये सब किसका पार्ट होता है? कल्चर का। अब क्लिफर्ड गेट्स ने क्या कहा था कल्चर के बारे में? मैन इज एन एनिमल, उन्होंने कहा था कि मैन इज एन एनिमल सस्पेंडेड इन द वेब ऑफ सिग्निफिकेंस। ये याद रखने की जरूरत है, ठीक है। ही हिमसेल्फ हैज स्पन, आई टेक कल्चर टू बी दोज वेब्स, ठीक है। वेब ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है कि जो इंसान होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से एक नेटवर्क बना लेते हैं शेयर्ड सिंबल्स का या मीनिंग्स का। यानी कि हर चीज, जैसे कि अब कोई भी सोसाइटी में कोई फेस्टिवल आया, ठीक है, उस फेस्टिवल को कैसे सेलिब्रेट किया जाएगा, क्या क्या रिचुअल्स परफॉर्म करनी है उस फेस्टिवल पे, वो सबकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग का पार्ट होता है, ठीक। तो ये क्या है? एक वेब ऑफ सिग्निफिकेंस है। उस वेब को ही कल्चर कहते हैं। अब देखो, जैसे कि एक एग्जांपल में हम देखें कि अब देखो, ये वेब ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो डिपेंड करता है कि जो सोसाइटी के लोग हैं उस वेब में किसी भी पार्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ कल्चर को क्या मीनिंग दे रहे हैं, है ना। यहाँ पर क्लिफर्ड गेट्स ने मीनिंग के ऊपर स्ट्रेस दिया था, मीनिंग्स। जैसे कि वाइट ड्रेस अगर हम देखें, वेस्टर्न सोसाइटी में क्या होता है? वाइट ड्रेस वेडिंग पर पहनी जाती है, ठीक है। मगर इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि वाइट ड्रेस जो है वो मॉर्निंग पे पहनी जाती है, ठीक है। मॉर्निंग, जब जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब वाइट ड्रेस पहनी जाती है। तो यहाँ पर जो है, देखो, जो एक एलिमेंट था वाइट ड्रेस, वो तो सेम था, मगर उसके मीनिंग अलग अलग थे। वेस्टर्न सोसाइटी में उसका मीनिंग अलग था और इंडियन सोसाइटी में उसका मीनिंग अलग होता है, ठीक है।
अब वो सदरलैंड ने क्या कहा था कि अगर आप कल्चर को पढ़ रहे हो किसी भी सोसाइटी के, इसका मतलब है कि आप उस सोसाइटी में लोगों का एक बिहेवियर पैटर्न पढ़ रहे हो, ठीक है। उनके कस्टम क्या है, उनकी बिलीफ क्या है, नॉलेज क्या है, या फिर शेयर्ड वेज ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्टिंग। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर शेयर्ड वेज ऑफ थिंकिंग। तो इंडिविजुअल कैसा थिंक या फील कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। कलेक्टिव यानी कि पूरी सोसाइटी में जो लोग हैं एज अ कलेक्टिविटी वो कैसा फील करते हैं, कैसा एक्ट करते हैं, वो कल्चर का पार्ट होता है, इंडिविजुअल नहीं। क्योंकि कल्चर एक शेयर्ड थिंग होती है, ठीक है। या फिर लोगों का एक बिहेवियर पैटर्न क्या है, उनके कस्टम, बिलीफ, लैंग्वेजेस एटसेट्रा। अब देखो मजूमदार ने क्या कहा था, कल्चर इज द सम टोटल ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट, material as well as non-material, capable of transmission by tradition and communication vertically as well as horizontally। कल्चर क्या है, एक सम टोटल जितना भी ह्यूमंस ने अचीव किया है आज तक हिस्ट्री में, ठीक है, उस सारा अचीवमेंट हम कल्चर का पार्ट होगा, वो चाहे मटेरियल एस्पेक्ट हो, ठीक, जितनी हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप्स है, ये सारी टेक्नोलॉजी है या क्लोथिंग है, ये सब क्या मटेरियल एस्पेक्ट है, या फिर नॉन मटेरियल एस्पेक्ट है, हमारे कुछ वैल्यूज होते हैं, बिलीव्स होते हैं, रिलीजन होता है, ये नॉन मटेरियल एस्पेक्ट होते हैं। और ये जो अचीवमेंट है उनका ट्रांसमिशन भी होना चाहिए, तभी वो कल्चर का पार्ट होगा, ठीक है। अब ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, या तो ट्रेडिशन से हो, ओरली हो सकता है, या फिर उन वाया लैंग्वेज ट्रांसमिशन हो सकता है, वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली मतलब जनरेशन टू जनरेशन भी ट्रांसमिशन होना चाहिए, और हॉरिजॉन्टली यानी कि जो सोसाइटी में लोग हैं उनको भी वो ट्रांसमिशन होना चाहिए ह्यूमन अचीवमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर मजूमदार ने स्ट्रेस दिया था ह्यूमन अचीवमेंट और उनके ट्रांसमिशन पर। अब आते हैं रॉबर्ट बियर्सडेड। रॉबर्ट बियर्सडेड ने कहा था कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स होल दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल वेज वी थिंक एंड डू एंड एवरीथिंग वी हैव एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो तीन चीजों पर यहाँ पर फोकस है, यानी कि एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी जिस तरह से हम लोग सोचते हैं एज अ कलेक्टिव, इंडिविजुअल नहीं, हम क्या करते हैं और हमारे पास क्या है, वो सब एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी वो सब पार्ट होगा कल्चर का, ठीक है। अब क्लाखोन एंड कैली ने क्या कहा था कि कल्चर इज इन जनरल एज डिस्क्रिप्टिव कंसेप्ट मींस द एक्यूमुलेटेड ट्रेजरी ऑफ ह्यूमन क्रिएशन। जैसे कि मजूमदार की डेफिनेशन की तरह है, एक्यूमुलेटेड ट्रेजरी ऑफ ह्यूमन क्रिएशन, यानी कि इंसान ने जितना भी इकट्ठा किया है नॉलेज या फिर आर्टिफैक्ट्स, मटेरियल एज वेल एज नॉन मटेरियल थिंग्स, जितना भी इंसान ने एक्यूमुलेट की हैं थ्रू आउट हिस्ट्री, जैसे बुक्स हैं, पेंटिंग्स हैं, बिल्डिंग्स हैं एंड लाइक, ठीक है। या फिर उनकी जो नॉलेज है वेज ऑफ, या फिर सराउंडिंग में एडजस्ट करने की नॉलेज है, ठीक है। उनका लैंग्वेज है, कस्टम है, एटिकेट्स हैं, एथिक्स हैं, रिलीजन्स एंड मॉरल्स हैं, ये सब क्या है जो इंसान ने एक्यूमुलेट किए हैं अपनी थ्रू आउट हिज हिस्ट्री। तब अब तभी हम इस प्रेजेंट फॉर्म में आज हमारी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं पूरे सारे एथिक्स और ये रिलीजन है पिछले इसी जनरेशन ने बनाए हैं, तो बहुत पहले से चलते हुए आ रहे हैं ना। तो ये एक्यूमुलेटेड नॉलेज जितनी भी होती है या फिर आर्टिफैक्ट्स होते हैं, ये सब कल्चर का पार्ट होता है। क्लाकॉन एंड कैली ने ये कहा। अब देखो हर्ट्सकोविट्ज ने क्या कहा था, कल्चर इज द मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। जो भी इंसान ने बनाया है वो कल्चर का पार्ट है। अब ग्रीन ने क्या कहा था, कल्चर क्या है, सोशली ट्रांसमिटेड सिस्टम ऑफ आइडियलाइज्ड वेज ऑफ नॉलेज, प्रैक्टिस एंड बिलीफ अलॉन्ग विद आर्टिफैक्ट दैट नॉलेज एंड प्रैक्टिस प्रोड्यूस। यानी कि जो सोशली ट्रांसमिटेड ऐसी चीजें, ऐसी नॉलेज, ऐसी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब जो तुम डेली लाइफ में चीजें करते हो, तुम्हारी हैबिट्स हैं, ठीक है, तुम्हारे जो बिलीफ हैं या तुम्हारी जो नॉलेज है, वो सब सोशली ट्रांसमिट अगर हो सकती है, और उसके साथ साथ जो आर्टिफैक्ट्स हैं ये सब कल्चर का पार्ट होंगे, ठीक है। और सब दूसरी सबसे मेन बात उन्होंने कहा था कि कल्चर जो है ना एज दे चेंज इन टाइम, कांस्टेंट नहीं रहता है, ये चेंज होता रहता है टाइम के साथ। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, कल्चर में क्या होता है, नॉलेज, प्रैक्टिस, बिलीफ और आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, और उनका सोशल ट्रांसमिशन, ठीक है, अगली जनरेशन या प्रेजेंट जनरेशन में उसको ट्रांसमिट करना है, और कल्चर का चेंज होना। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ग्रीन ने हाईलाइट किए थे कल्चर के बारे में। अब आते हैं रैल्फ लिंटन। रैल्फ लिंटन ने कहा था कि कल्चर इज द वे ऑफ लाइफ, ठीक है, ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एंड कलेक्शन ऑफ आइडियाज एंड हैबिट्स विच दे लर्न, शेयर एंड ट्रांसमिट। तो कल्चर क्या है, एक वे ऑफ लाइफ है, ठीक है, और सारे आइडियाज, हैबिट्स का कलेक्शन है जो सीखते हैं और शेयर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। आपस में शेयर करना जरूरी है। कल्चर जो इंडिविजुअल को, हम इंडिविजुअल को नहीं देख रहे होते जब भी कल्चर की बात करते हैं, एज ए ग्रुप, एज, ठीक है, एज ए सोसाइटी में सारे इंडिविजुअल्स को हम देख रहे होते हैं। मैकाइवर ने क्या कहा था,
Culture is the expression of our nature in our modes of living and our thinking. Intercourses in our literature and religion in recreation and enjoyment. यानी कि कल्चर जो है वो हमारे नेचर का एक्सप्रेशन है, जो ह्यूमन नेचर होता है, एक्सप्रेशन ऑफ आवर नेचर, कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, हम कैसे सोचते हैं, ठीक है, हमारा लिटरेचर क्या है, रिलीजन क्या है, ठीक है, रिक्रिएशन और एन्जॉयमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन सब में जो इंसान ने चीज़ें बनाई हैं, जो अपने नेचर का इस्तेमाल करके जो चीज़ें कंस्ट्रक्ट की हैं, वो सब कल्चर का पार्ट होता है, ठीक है। लर्नबर्ग ने क्या कहा था कि कल्चर रेफर टू द सोशल मैकेनिज्म ऑफ बिहेवियर। यहाँ पर उन्होंने फोकस किया था बिहेवियर पे एंड टू द फिजिकल एंड सिंबॉलिक प्रोडक्ट्स ऑफ दिस बिहेवियर, यानी कि जो इंसान का एज ए कलेक्टिविटी, जो सारे इंसानों का एज ए बिहेवियर क्या होता है, और उनके जो इंसानों ने जो फिजिकल या सिंबॉलिक प्रोडक्ट्स बनाए हैं उस बिहेवियर के, वो सब कल्चर का पार्ट होते हैं, ठीक है। एस्कॉनिंग ने क्या कहा था, कल्चर इज द सम टोटल्स ऑफ मैन्स एफर्ट टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू हिज एनवायरनमेंट एंड टू इम्प्रूव हिज मोड्स ऑफ लिविंग, यानी कि एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए इंसान ने जो भी एफर्ट लगाए हैं, उन एफर्ट का आउटकम जो भी हुआ है, कुछ वैल्यूज आउटकम में आई हैं, कुछ प्रोडक्ट्स उसने बनाए हैं, घर बनाए, घर में रहे ताकि बाहर एनवायरनमेंट से बचा जा सके, ठीक है, कुछ वैल्यूज और बिलीव बनाए ताकि इंसान आपस में साथ में कोलैबोरेशन के साथ रह सकें, ठीक है, और उसके जो मोड्स ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव की जा सके। ये सब किसका पार्ट है, कल्चर का पार्ट है। डेविड बिडने ने क्या कहा था, कल्चर इज अ प्रोडक्ट ऑफ एग्रोफैक्ट्स। देखो यहाँ पर उन्होंने किस किस चीज़ की बात करी थी, एग्रोफैक्ट्स यानी कि एग्रीकल्चर रिलेटेड सारी चीज़ें कल्चर में आएंगी, आर्टिफैक्ट्स सारे जितने भी हमने प्रोडक्ट्स बनाए हैं इन एक तरह से नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके जो हमने आउटपुट बनाया है, वो सब आर्टिफैक्ट्स उनको कहा जाएगा। सोशल फैक्ट्स, जितने भी तुम्हारी वैल्यूज, बिलीव्स, मोरल्स या रिलीजन है, वो सब सोशल फैक्ट्स में आ जाएंगे जो तुम्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं। मेंटल फैक्ट्स, आर्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेजेस। यहाँ पर थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूँगा, ठीक है। जो सोशल फैक्ट्स होते हैं वो हमारा इंडिविजुअल से एक्सटर्नल होते हैं और उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या मोरल्स होंगे, क्या कस्टम होंगे, या रिलीजन होगा, ठीक है, या फिर उसके जो रिलीजन होगा या फिर लॉ होगा या नॉर्म्स होंगे, ये सब सोशल फैक्ट्स में आते हैं। दूसरा होता है मेंटल फैक्ट। मेंटल फैक्ट जो इंडिविजुअल के अपने होते हैं, उसका अपना कोई पर्सनल ओपिनियन होगा, उसके अपने कुछ डिज़ायर्स होंगे, ठीक है, या उसकी अपनी कोई इमेजिनेशंस होगी। जो इंडिविजुअल का पार्ट है वो सोसाइटी का पार्ट नहीं है, वो सब होता है मेंटल फैक्ट में। तो डेविड बिडने की डेफिनेशन में 4 चीज़ें हमने देखी, एग्रो फैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स, सोशल फैक्ट और मेंटल फैक्ट्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एच.एम. जॉनसन ने कहा कि कल्चर के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एक्सप्लिसिट कल्चर, ठीक है, ऐसी चीज़ें जिसके बारे में लोग ओपनली अवेयर हैं, जिनके बारे में लोग जानते हैं, ठीक है, कॉन्शियस हैं, जैसे कि लैंग्वेज या फिर फ्लैग या ट्रेडिशनल क्लोथिंग या फिर कोई मटेरियल एस्पेक्ट जितने भी होंगे वो एक्सप्लिसिट कल्चर में आएंगे, ठीक, यानी कि जो एक्सप्लिसिटली सबको दिख रहे हैं और उनके बारे में कॉन्शियस है कि हाँ ये चीज़ें हैं। दूसरा होता है इम्प्लिसिट कल्चर। इम्प्लिसिट कल्चर में ऐसी चीज़ें आती हैं जो लोग करते हैं, बिलीव करते हैं अनकॉन्शियसली, ठीक है, अनकॉन्शियसली, जैसे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज है या उनकी जो वैल्यूज़ हैं या फिर जो मैनर है, ठीक है, या फिर जो आइडियाज़ हैं पर्सनल स्पेस को लेकर जो उनको ऑटोमेटिक फील होते हैं, तो वो सब आते हैं इम्प्लिसिट कल्चर में, ठीक है। जैसे कि अगर तुम खाना खाने से पहले हमें हाथ धोने हैं, ये सब ऑटोमेटिक है ना, या फिर तुम्हें
खाना खाने के टाइम पे सीधे हाथ से खाना खाना, ये सब एक तरह से अनकॉन्शियसली तुम्हारे दिमाग में आता है, तुम वैसे ही खाना खाते हो, ठीक है। खाना हमें बैठकर खाना है, खड़े होकर नहीं खाना, ये सब अनस्पोकन रूल्स होते हैं जिनको हम इम्प्लिसिट कल्चर का पार्ट कह सकते हैं। तो एच.एम. जॉनसन की डेफिनेशन हमें समझ आ गई। अब आते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड की डेफिनेशन में। तो कल्चर एज एन organized body of conventional understandings manifest in art and artifacts which persist through tradition characterize a human group। यानी कि कल्चर एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, ठीक है, एपिसोडिक कलेक्शन नहीं है। कल्चर जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, ठीक है। उसमें ऑर्गेनाइज्ड बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं, एक कन्वेंशनल या फिर मैं कह सकता हूँ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होगी लोगों की, ठीक है। वो मैनिफेस्ट किस में हो जाएगी, आर्ट के आर्टिफैक्ट्स में, और वो ट्रेडिशन के थ्रू परसिस्ट करेगी, है ना। और वो ह्यूमन ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक्स उनको कैरेक्टराइज करेगी। एक ह्यूमन ग्रुप का कल्चर जो होगा दूसरे ह्यूमन ग्रुप से अलग होगा। अब आते हैं मैकाइवर एंड पेज ने कल्चर को कैसे डिफाइन किया है। कल्चर इज डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन ऑफ आवर नेचर इन आवर मोड्स ऑफ लिविंग एंड थिंकिंग इन आवर एवरीडे लाइफ। यानी कि मैकाइवर एंड पेज ने कहा था कि हमारे नेचर का जो एक्सप्रेशन है, यानी कि हम अपने ह्यूमन नेचर को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने लिविंग में, अपनी ज़िंदगी में या अपनी थिंकिंग में, ठीक है। कि हम हम कुछ आर्ट्स बनाएंगे, लोग जो हैं कुछ लिटरेचर होगी उनकी, कुछ रिलीजन होगा, ठीक है, कुछ रिक्रिएशन और एन्जॉयमेंट के लिए कुछ ना कुछ वो करेंगे, ठीक है, कुछ वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ये सब इन सब चीज़ों के थ्रू जो ह्यूमन है अपना नेचर को एक्सप्रेस करेगा, वो सारी चीज़ें कल्चर का पार्ट होती हैं। अब फिलिप सेल्जिक ने कहा था कि कल्चर इज द टोटल सोशल हेरिटेज encompassing all the knowledge, belief, custom and values। यानी कि टोटल सोशल हेरिटेज जो हमें सोसाइटी से एक हेरिटेज मिला हुआ है उसको कल्चर कहते हैं। उसमें क्या क्या आता है, नॉलेज क्या है हमारी जो हमें पास्ट जनरेशन से नॉलेज मिली है, हमारे बिलीव्स क्या हैं, हमारे कस्टम्स क्या हैं, हमारे वैल्यूज़ क्या हैं। यहाँ पर सारे जो है स्ट्रेस है उनका वो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट पर है कल्चर के। अब आते हैं कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या फ़र्क होता है। अब देखो मैकाइवर के बारे में हम देखें तो सिविलाइजेशन, उन्होंने कहा था सिविलाइजेशन मेनली क्या होता है, एक्सटर्नल और मटेरियल एंड यूटिलिटेरियन अचीवमेंट्स को, यूटिलिटेरियन मतलब जिनका इस्तेमाल हो, यूज हो किसी भी अचीवमेंट का, ठीक है, यूजेबल अचीवमेंट। एक्सटर्नल मटेरियल और यूटिलिटेरियन अचीवमेंट को सिविलाइजेशन कहा जाता है। जैसे कि टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, ठीक है, मशीन्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, एटसेट्रा, ये सब क्या है, सिविलाइजेशन का पार्ट है। जबकि जो कल्चर है वो इंटरनल और नॉन मटेरियल एस्पेक्ट है, जैसे कि वैल्यूज, बिलीफ, आइडियाज, कस्टम्स, आर्ट्स एंड वेज ऑफ थिंकिंग, ये सब क्या है, कल्चर का पार्ट होता है। यानी कि सिविलाइजेशन क्या है, सिविलाइजेशन का मतलब है कि हमारे पास क्या है, ठीक है। कल्चर इज व्हाट वी आर, हम क्या हैं वो कल्चर है, हमारे पास क्या चीज़ है वो सिविलाइजेशन है, ठीक है। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन होती है, ठीक है, यहाँ पर हमने सिविलाइजेशन कहा क्योंकि उसके कुछ अपने मटेरियल अचीवमेंट थे जो उसके एक्सटर्नल थे, हमने उसको ऑब्जर्व किया खुदाई करके, ठीक है। उनका कुछ यूज था मटेरियल अचीवमेंट का, जैसे कि उनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होता था, वो वहाँ पर सिटीज होती थी, वो सिटीज में रहते थे लोग, ठीक है। ये इनके ये सब चीज क्या थी, उनकी सिविलाइजेशन का पार्ट था। जबकि कल्चर जो होता है वो इंटरनल होता है, लोगों की जो कॉमन वैल्यूज, बिलीफ, आइडियाज या कस्टम होते हैं, या आर्ट्स या वे ऑफ थिंकिंग, ये कल्चर का पार्ट है। अब देखो अगर तुम्हें याद रखना है, सिंपल से ये देखो कि अगर तुम इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमने खुदाई करी तो खुदाई में सिर्फ हमें उनके आर्टिफैक्ट्स ही तो मिलेंगे, उनकी मटेरियल अचीवमेंट हमें पता चलेगी। हो सकता है उनके इंस्टीट्यूशन के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता चल जाए कि हाँ रिलीजन होता था, ये नहीं होता था, फैमिली सिस्टम था या नहीं था, ठीक है। मगर उनके जो वैल्यूज या बिलीव्स थे या आइडियल्स थे या कस्टम थे, इन सब के बारे में हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कुछ हमें लिटरेचर नहीं मिल जाए उनकी, जो उनके लैंग्वेज को हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं। तो ये सब इसका कल्चर का पार्ट था, ठीक है। जबकि जो बाकी इनके अलावा कोई भी चीज़ हो जाएगी, वैल्यू, बिलीफ, आइडियल्स या कस्टम्स, आर्ट या वे ऑफ थिंकिंग, इसके अलावा जो भी चीज़ होगी वो सिविलाइजेशन का पार्ट होगी, ठीक है। जो हम उनके पास क्या था हमें वही तो पता चलेगा खुदाई से, वो क्या थे ये हमें नहीं पता चल पाएगा। अब ऑगबर्न एंड निमकॉफ ने कहा था कि सिविलाइजेशन इज द लेटर एंड मोर एडवांस स्टेज ऑफ कल्चर। कल्चर का ज़्यादा एडवांस स्टेज सिविलाइजेशन होता है, ठीक है। जब सोसाइटी एक वेल ऑर्गेनाइज हो जाती है तो वो एक सोशल या पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप कर लेती है, तो हम कहते हैं कि वो सिविलाइजेशन के स्टेज पर पहुंच चुकी है। यानी कि पहले इनके अकॉर्डिंग पहले कल्चर आता था,
उसके बाद कल्चर जब एडवांस स्टेज पर पहुंच जाता था तब वो उसको हम कहते थे कि यहाँ पर सिविलाइजेशन डेवलप हो चुकी है। और वो कैसे पता चलता था, जब उनके सोशली पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हो जाता था, उनका कुछ रोल, उनके कुछ इंस्टीट्यूशंस थे या सिस्टम्स थे, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट होगी, कुछ फैमिली सिस्टम होगा, ठीक है, कुछ उनकी अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूशंस होंगे, वो सब सिविलाइजेशन का पार्ट होते हैं या एडवांस स्टेज ऑफ कल्चर में पाए जाते हैं। अब मजूमदार एंड मदन ने क्या कहा था कि कल्चर में क्या क्या आता है, मोरल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल अटेनमेंट्स ऑफ पीपल अलॉन्ग विद देयर सिंबल्स एंड वैल्यूज, यानी कि जो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट हैं वो सारे इन्होंने कल्चर में डिफाइन किए थे। जबकि सिविलाइजेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल मेड अप ऑफ टूल्स दैट सपोर्ट कल्चरल लाइफ, जितने भी जो मटेरियल एस्पेक्ट हैं, टूल्स है या फिर जो भी कल्चरल लाइफ को सपोर्ट करने के लिए मटेरियल एस्पेक्ट या फिर टूल्स, टेक्निक्स या फिर उनके कोई भी आर्टिफैक्ट्स वगैरह होंगे, वो सब सिविलाइजेशन का पार्ट होंगे, ठीक है। और उनके अलावा जितने भी मॉरल, स्पिरिचुअल या सिंबल्स, ठीक है, या फिर इंटेलेक्चुअल अटेनमेंट होगा जो पीपल का, वो सब कल्चर का पार्ट होगा। A.W. ग्रीन ने क्या कहा था, कल्चर बिकम सिविलाइजेशन ओनली व्हेन इट possesses written language, science, philosophy as a specialized division of labor and a complex technology and political system। A.W. ग्रीन ने कहा था कल्चर सिविलाइजेशन तभी बनता है जब उसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, रिटन लैंग्वेज होनी चाहिए, साइंस होना चाहिए, फिलोसफी होनी चाहिए, एक डिवीजन ऑफ लेबर्स डेवलप हो जाए सोसाइटी में, और कुछ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी उनके पास होनी चाहिए, और पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए। पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल पॉलिटिकल सिस्टम हर जगह आ रहा है, ठीक है। अगर ये सब चीजें किसी भी कल्चर के पास हैं तो उसको हम सिविलाइजेशन कह सकते हैं। अल्फ्रेड वेबर ने क्या कहा था, उन्होंने, ये मैक्स वेबर के भाई हैं, उन्होंने कहा था कल्चर जो है क्रिएटिव, स्पिरिचुअल एंड वैल्यू लेडन साइड ऑफ द ह्यूमन लाइफ। कल्चर क्या है, तुम्हारी जो क्रिएटिविटी है, स्पिरिचुअलिटी है, या फिर तुम्हारी जो वैल्यूज हैं, वो सब क्या है, कल्चर का पार्ट है। जबकि सिविलाइजेशन का मतलब है मटीरियल प्रोग्रेस, ठीक है। साइंटिफिक नॉलेज क्या है, टेक्निक्स क्या है, दैट हेल्प कंट्रोल द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की ये चीज़ें जितनी भी होंगी वो सिविलाइजेशन का पार्ट होंगी। अब चाहे वो साइंटिफिक नॉलेज हो, कुछ टेक्निक्स हों, या फिर मटीरियल थिंग्स हों, कुछ मशीन्स बनाई हो, या कुछ लैपटॉप्स बनाए हैं, या मोबाइल फोन्स बनाए हैं, ये सब सिविलाइजेशन का पार्ट हो जाएगी। उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब आते हैं फीचर्स ऑफ कल्चर। कल्चर के फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहली बात, कल्चर जो होता है वो शेयर्ड होता है, ठीक है। वो ग्रुप को बिलोंग करता है, किसी इंडिविजुअल को नहीं। किसी इंडिविजुअल, हम ये नहीं कहेंगे इस इंडिविजुअल का कल्चर ये, हम कहेंगे कि उस इंडिविजुअल जिस सोसाइटी को बिलोंग करता है उसका कल्चर ये है, ठीक है। कल्चर शेयर्ड होता है, कल्चर में जितनी भी चीजें होंगी वो शेयर्ड होंगी। कल्चर क्या होता है, लर्न होता है, लोग उसको सीखते हैं, उसके साथ पैदा पैदा नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है। जिस, अब देखो जो बच्चा होता है उसको तो नहीं पता होता है कल्चर क्या है, कैसे उसको बिहेव करना है, क्या वैल्यूज है, क्या रिलीजन है। जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है वैसे वैसे वो सीखता है। जो भी चीज़ वो सीखेगा वो कल्चर का पार्ट होगी, ये भी हम कह सकते हैं। कल्चर जो होता है वो क्यूमुलेटिव होता है, यानी कि जो पुरानी जनरेशन है उस पर कुछ ऐड ऑन करती है नई जनरेशन, और फिर उसको आगे ट्रांसमिट कर देती है। यानी कि ओवर टाइम ये बिल्ड होता है, जितनी भी जो भी हमारे पास नॉलेज, इसके लिए ट्रेडिशन होती है, वो स्टोर की जाती है और पास की जाती है फ्यूचर जनरेशन को, मेनली लैंग्वेज या सिंबल्स के थ्रू। लैंग्वेज भी सिंबल से ही लैंग्वेज बनी होती है, ठीक है। अब कल्चर इज डायनेमिक। अब कल्चर फिक्स एंटिटी नहीं है, कल्चर चेंज होता रहता है। कभी कभी वो फास्ट चेंज होता है, कभी कभी चेंज स्लो होता है, मगर कल्चर चेंज होता है। अब आते हैं एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। एलिमेंट्स ऑफ कल्चर यानी कि कल्चर किन किन चीज़ों से बना हुआ है। सबसे पहले है कल्चर के जो एलिमेंट्स, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्ट को एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्ट, इन ये जो मान लो ये डॉट्स जो है वो एलिमेंट्स हैं, इन सब से मिलकर जो है वो कल्चर बनेगा। ये सब क्या है, एलिमेंट्स। सबसे पहला एलिमेंट है इसका लैंग्वेज। लैंग्वेज से क्या होता है, लोग डेली इंटरेक्ट कर पाते हैं और अपने कल्चर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब देखिए लैंग्वेज कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये हम देखते हैं सपायर-वॉर्फ हाइपोथेसिस में। सपायर-वॉर्फ हाइपोथेसिस क्या कहती है कि लैंग्वेज शेप्स हाउ वी सी रियलिटी। हम रियलिटी को कैसे देखते हैं वो शेप होता है लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। जैसे कि ये सबसे अच्छा एग्जांपल है कि हिंदी में हम किसी और को बुलाने के लिए तो तुम और आप का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है।
यहाँ पर एक हियरार्की शो होती है कि तुमसे जो बड़े हैं उनको तुम्हें आप से ही पुकारना है, ठीक है, या फिर तुम जो तुम्हारे बराबर के हैं उनको तुम से पुकारना है, तो जो है वो एक डिसरेस्पेक्टफुल टर्म समझा जाता है। जबकि इंग्लिश में सिर्फ एक ही वर्ड होता है यू, ठीक है। तो यहाँ पर ने हम अपनी रियलिटी को कैसे देख रहे हैं, हम अपने बड़ों को इज्जत देंगे। अगर हम किसी को बड़ा है तो उसको आप कह रहे होंगे, और आप कहते ही हमारे माइंड में उसके लिए रेस्पेक्ट शो होने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज है उसने हमारी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस किया सोचने के लिए। अब जैसे कुछ कल्चर्स होते हैं, उन कल्चर्स में एक जगह मैं पढ़ रहा था कि येलो और ऑरेंज, इन दोनों के लिए सिर्फ एक ही वर्ड यूज होता है। अब उसकी वजह से वो येलो और ऑरेंज में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते, ठीक। यानी कि उनकी जो थिंकिंग थी कलर को लेकर वो इन्फ्लुएंस हुई उनकी लैंग्वेज की वजह से, ठीक। अब दूसरा आता है बिलीफ। बिलीफ वो चीजें होती हैं जो लोग ट्रू एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना प्रूफ। उनको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होती अपने बिलीफ को ट्रू एज ए ट्रू एक्सेप्ट करने में। जैसे कि होरोस्कोप या स्पिरिट्स का कंसेप्ट जो है वो एक बिलीफ में आएगा, क्योंकि कुछ प्रूफ तो है नहीं कि स्पिरिट्स एग्जिस्ट, जो साइंटिफिक प्रूफ नहीं है उसका, मगर फिर भी लोगों का बिलीफ होता है तो लोग मानते हैं। अब आते हैं नॉर्म्स। नॉर्म्स सिंपल रूल्स होते हैं जो हमारे बिहेवियर को गाइड करें। जैसे हमें चोरी नहीं करनी है, ठीक है, हम अपने माउथ को कवर करना है जब तुम छींको, या फिर ड्रेस कोड है शादी में कैसा ड्रेस कोड होना चाहिए, ठीक है। अगर अगर आप किसी मॉर्निंग में जा रहे हो तो वहां पर ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, ये सब नॉर्म्स होते हैं। वैल्यूज क्या क्या होती हैं? एक ब्रॉड जनरल आइडियाज अबाउट व्हाट इज गुड, डिजायरेबल एंड इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी। एक ब्रॉड जनरल आइडियाज होती हैं कि सोसाइटी में हमारे लिए सोसाइटी में या फिर सोसाइटी के लिए अच्छा क्या है, क्या डिजायरेबल है, क्या जरूरी है, ठीक है। जबकि जो नॉर्म्स होते हैं वो स्पेसिफिक कंडक्ट, वो बिहेवियर को गाइड करते हैं, और वैल्यूज क्या होती हैं? जनरल आइडियाज होती हैं, ठीक है। अब जैसे कि रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ये एक वैल्यू है, ठीक है। जबकि तुम जब अगर तुम एल्डर्स से मिल रहे हो तो उनको नमस्ते या प्रणाम करोगे, ये एक नॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्म्स ने हमें एक स्पेसिफिक बिहेवियर बताया कि कैसा होना चाहिए, तुम्हारा कंडक्ट कैसा होना चाहिए। जबकि वैल्यू ने हमें क्या है कि जनरल आइडियाज था कि एल्डर्स को हमें रेस्पेक्ट करना है, और रेस्पेक्ट कैसे करना है वो बताया हमें नॉर्म्स ने। अब आता है सैंक्शन। एक सेकेंड। सैंक्शन कहते हैं रिवार्ड या पनिशमेंट। इसमें दोनों चीजें आती हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि पेनल्टीज को ही सैंक्शन कहा जाता है, नहीं नहीं, रिवार्ड्स भी सैंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे रिवार्ड्स या पेनल्टीज जो किस कॉन्फॉर्मिटी टू नॉर्म्स, नॉर्म्स को के कॉन्फॉर्मिटी को एनकरेज करते हैं, उनको सैंक्शन कहा जाता है। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं रिवार्ड्स या प्रेज, या नेगेटिव भी हो सकते हैं फाइन, क्रिटिसिज्म या इम्प्रिजमेंट। जैसे कि अगर आप अपने माँ बाप से बदतमीजी से बात करोगे तो आपके माँ बाप आपको डांटेंगे, तो वो डांटना क्या, वो सैंक्शन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू, नॉर्म्स और सैंक्शन में डिफरेंशिएट करते हैं। वैल्यूज क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, ये एक वैल्यू है। जब उनके मिलो तो उनके तुम पैर छुओ, ये एक नॉर्म हो जाएगा। अगर तुमने पैर छू लिए तो आपको तुम्हें ब्लेसिंग मिलेगी, अगर पैर नहीं छुए तो तुम्हें डांट पड़ेगी। ये क्या है, सैंक्शन है, ठीक है। ताकि नॉर्म्स को लोग माने, इसलिए उनके साथ कुछ कुछ नॉर्म के साथ जुड़े हुए सैंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब नॉर्म्स भी बहुत तरह के होते हैं, उसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ कल्चर। कल्चर का क्या स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर ऑफ कल्चर, कल्चर जो होता है वो इंटर रिलेटेड पार्ट से बना होता है। कुछ पार्ट्स होंगे और उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है ना। अब इंटर रिलेटेड पार्ट जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करेंगे, ठीक है। उनका कुछ पे एक पैटर्न होगा, हेफाजार्डस पार्ट्स नहीं होंगे ये, ठीक है। उनका जो एक फिक्स रिलेशन होगा उन पार्ट्स के बीच में, उसको ही हम स्ट्रक्चर ऑफ कल्चर कहते हैं। अब उसमें क्या क्या चीजें होती हैं स्ट्रक्चर ऑफ कल्चर में, हम यहाँ देख लेते हैं। पहला है कल्चरल पैटर्न्स। कल्चरल पैटर्न क्या होता है, एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ शेयर्ड बिहेवियर, ठीक है, इन अ कम्युनिटी। यहाँ पर क्या होता है कि जो लोगों का शेयर्ड बिहेवियर होता है उसका कुछ ना कुछ एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस होगा, उसको कल्चरल पैटर्न कह देते हैं। इसको एक तरह से तुम एक सोशल स्क्रिप्ट की तरह देखो।
जो स्क्रिप्ट हम जो जैसे कि फ़िल्मों की स्क्रिप्ट होती है ना, उसको पढ़कर वो एक्टर होता है, वैसे ही उसको बोलना है, वैसे ही बिहेव करना है। वैसे ही कल्चरल पैटर्न जो होता है वो सोशल बिहेवियर का एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस होता है। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल से हम तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो जो होस्ट होगा उसका, उसको उसको ग्रीट करना है, उसको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है? उसको कुछ स्नैक्स गिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है? उसकी इज़्ज़त करनी है, उसको ख खिलाना-पिलाना है। ये सब क्या है? कल्चरल पैटर्न का पार्ट है। यानी कि जो उसका बिहेवियर है अपने गेस्ट को लेकर, उसके कुछ सीक्वेंस है ना, ऑर्डर्ड सीक्वेंस है, हैफ़-अ-ज़ार्डस बिहेवियर नहीं होगा। वो आएगा, वो उसको ग्रीट करेगा, उसको बैठाएगा, उसको रिस्पेक्ट देगा, उसको खाना-पीना देगा, ठीक है? ये सब क्या है? कल्चरल पैटर्न का पार्ट है। यानी कि तुम्हारा जो बिहेवियर है उसमें एक कुछ ना कुछ पैटर्न हमें दिख रहा होगा, उस पैटर्न को ही कल्चरल पैटर्न कहते हैं, ठीक है? और वो बिहेवियर ऑब्वियसली शेयर्ड होना चाहिए। यहाँ पर जो भी चीज़ की बात होगी वो शेयर्ड बिहेवियर, हर चीज़ शेयर्ड हो रही है कल्चर में, इंडिविजुअल कुछ नहीं है। अब आते हैं कल्चरल ट्रेट एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्स। कल्चरल ट्रेट वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है कल्चर का, ठीक है? पॉइंट जिसको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी एक सिंगल कस्टम या कोई भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट या फिर कोई सिंगल एक्शन, जैसे कि हाथ मिलाना, पैरों को छूना या फिर कोई ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना, ये सब क्या है? कल्चरल ट्रेड्स हैं। ये कंसेप्ट किसने दिया था? क्लार्क विजलर ने ये हमें कंसेप्ट दिया था। यानी कि कल्चर का जो स्मॉलेस्ट विजिबल एलिमेंट होता है उसको कल्चरल ट्रेट कहा जाता है। अब कल्चरल ट्रेट को मिलाकर हम क्या बनता है? कल्चरल कॉम्प्लेक्स। जैसे कि जजमानी सिस्टम होता था, जहाँ पर फार्मर्स और आर्टिजन फैमिलीज के बीच में कॉम्प्लेक्स रिलेशन होता था, ठीक है? तो वो किसका पार्ट होगा? कल्चरल कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि यहाँ पर जो जजमानी सिस्टम है वो बहुत सारे कल्चरल ट्रेड्स को मिलाकर बना होता था कि जब हार्वेस्टिंग होगी तो जो फार्मिंग फैमिलीज हैं वो आर्टिजन फैमिलीज को उनका कुछ ना कुछ शेयर देंगी, और आर्टिजन फैमिलीज उसके बदले में जो फार्मिंग फैमिलीज हैं उनको कुछ आर्टिफैक्ट्स प्रोवाइड या सर्विस प्रोवाइड करवाती थी, ठीक है? दूसरा एग्जांपल हम देख देख सकते हैं कल्चरल कॉम्प्लेक्स का, इंडियन वेडिंग, शादी में कुछ राइट्स होते हैं, ठीक है? कुछ इकोनॉमिक एक्सचेंज होते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज किए जाते हैं, कुछ अटायर हम तुम्हें पहनकर जाना होता है। इन सब से मिलाकर क्या है? ये कल्चरल ट्रेड्स है ना, इन सब से मिलाकर क्या हो जाएगा? कल्चरल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब नेक्स्ट है कल्चरल सिंबल्स। कल्चर सिंबल कोई भी ऑब्जेक्ट, कलर या जेस्टर या फिर मार्क, जिस ऐसी कोई भी चीज़, इन चारों में से कोई भी चीज़ जिस जो एक स्पेशल शेयर्ड मीनिंग, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, वो कल्चर सिंबल का पार्ट होती है। जैसे कि फ्लैग है, फ्लैग सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा तो नहीं है ना, उससे कुछ ना कुछ मीनिंग जुड़ा हुआ है फ्लैग से, कि हमारे नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनल हेरिटेज या फिर हमें हमारे नेशन को, उसके लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? या फिर तिलक है या बिंदी है या सिंदूर है या फिर हम फोल्डेड हैंड करके जो नमस्ते कर रहे हैं, ये भी तो एक सिंबल हुआ। ये सब किसका पार्ट होते हैं? कल्चरल सिंबल्स का। उनके जो सिंबल्स के जो इनहेरेंट क्वालिटीज होती है उसके अलावा सोसाइटी उनसे कुछ ना कुछ मीनिंग अटैच कर देती है, ठीक है? जैसे बिंदी लगाना, बिंदी किसी मटेरियल की बनी होगी मगर उसका जो मीनिंग है अटैच, उससे अटैच हुआ हुआ वो अलग होता है, ठीक है? अब हमने हाथ को फोल्ड कर लिया किसको नमस्ते करने के लिए, तो उसको हाथ को फोल्ड एक स्पेसिफिक वे में करना, उसका मीनिंग अलग अटैच किया गया है कि नमस्ते हो रहा है तो वहां पर रिस्पेक्ट दी जा रही है, सामने वाले को ग्रीट किया जा रहा है। तो ये कल्चरल सिंबल्स होते हैं। अब कल्चरल ईथोस एंड ईडोस, ये दिया था एल क्रोबर ने, ठीक है? यहाँ पर कल्चरल ईडोस क्या होते हैं? आउटर शेप, ठीक है? एक्सटर्नल विजिबल स्ट्रक्चर जो होगा कल्चर का, या फिर इंस्टीट्यूशंस होंगे सोसाइटी के, कुछ कस्टम होंगी, रिचुअल्स होंगी, कोई भी बिहेवियर पैटर्न होगा लोगों का, ठीक है? कि चीज़ों को कैसे करना है, कैसे, ठीक है? वो किसका पार्ट होते हैं? कल्चरल ईडोस का। जबकि कल्चरल ईथोस जो होता है वो इनर वर्ल्ड व्यू होता है, जो कोर आइडियाज होंगे, वैल्यूज और बिलीफ होंगी लाइफ को लेकर, है ना, या फिर वर्ल्ड को लेकर, जो उस कल्चर को उसका मीनिंग या कैरेक्टर देती हैं। इस तरह से उसको कहते हैं कल्चरल ईथोस। जैसे कि इसका ईथो से एक दूसरा वर्ड क्या बनता है? एथिक्स। एथिक्स क्या होता है? कि तुम्हारी जो वैल्यूज हैं, जो तुम्हारे आइडियाज हैं या बिलीव्स हैं, वही तो एथिक्स का पार्ट होते हैं। सेम चीज यहाँ पर कल्चर पे भी अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम, ईडोज ऑफ नमस्ते, विजिबल एक्ट, फोल्डेड हैंड्स, स्लाइड बो, आई कॉन्टेक्ट, ठीक है? अब नमस्ते जब हम करते हैं उसका विजिबल पार्ट क्या है?
ये हमारे हाथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, हमारा सर हल्का सा झुका हुआ है और हमारा आई कांटेक्ट उससे है भी या नहीं वो डिपेंड करता है। तो ये जो तुम्हारा विजिबल पार्ट है वो हो जाएगा ईडोस का पार्ट, ठीक है। अब ईथोस क्या होंगे नमस्ते में छुपे हुए, कि उसका बिलीव कि हमने उस सामने वाले को नमस्ते करके उसको रेस्पेक्ट दी है, ठीक है, ह्यूमिलिटी है हमारे अंदर, स्पिरिचुअल इक्वालिटी है, ये सब क्या पार्ट है, ईथोस का पार्ट है। यानी कि जो एथिक्स होते हैं ना, एथिक्स से रिलेट कर लेना इसको, वो ईथोस का पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ईडोस क्या होते हैं, आउटर स्ट्रक्चर, आउटर विजिबल स्ट्रक्चर, कोई भी सोसाइटी में कल्चर में इंस्टीट्यूशंस होंगे, कुछ रिचुअल परफॉर्म हो रही होंगी, कुछ कस्टम्स होंगे, ये सब किसका पार्ट है, ईडोस का। जबकि जो ईथोस है उसका जो कल्चर का जो कोर है, कुछ आइडियाज या वैल्यूज या बिलीफ हैं, जैसे कि धर्मा है, ये धर्मा जो कंसेप्ट है वो कल्चर ईथोस का पार्ट है, ठीक है, समझ गए आप। अब आता है कल्चरल एरियाज। कल्चरल एरियाज इज ज्योग्राफिकल रीजन में पीपल शेयर सिमिलर कल्चरल ट्रेड्स, यानी कि एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर लोगों के सेम नहीं, यहाँ पर सिमिलर कहा गया है, सिमिलर कल्चरल ट्रेड्स हो। जैसे कि किसी भी एरिया में अगर लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं, सेम सिमिलर लैंग्वेज बोलते हैं, सिमिलर फूड खाते हैं, ठीक है, सिमिलर ड्रेस पहनते हैं, उनके रिचुअल सोशल कस्टम सिमिलर है, तो उस एरिया को हम कल्चरल एरिया कह सकते हैं। जैसे कि राजस्थान, कश्मीर, तमिलनाडु, असम, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया एटसेट्रा। अब देखो राजस्थान में देखें अगर हम, तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट उसके राजस्थान के अंदर भी बहुत सारे कल्चर हो सकते हैं, ठीक है, मगर जितने भी कल्चर होंगे उनके कल्चरल ट्रेड्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट कल्चरल एलिमेंट जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके कल्चरल ट्रेड्स सिमिलर होंगे, सेम तो नहीं होंगे, सिमिलर होंगे, तो इसको हम कह देंगे कल्चरल, उस एरिया को कह देंगे कल्चरल एरिया। जिसकी कहते हैं ना साउथ इंडिया में ऐसे हो रहा है, नॉर्थ इंडिया में तो ऐसे लोग इस तरह से बिहेव करते हैं, साउथ इंडिया में इस तरह से रिचुअल्स करते हैं, नॉर्थ इंडिया में इस तरह से रिचुअल्स करते हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा, कल्चरल एरिया हो जाएगा पूरा साउथ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया का एक कल्चरल एरिया हो जाएगा। अब कल्चरल एरिया कोई स्ट्रिक्टली बाउंडेड तो है नहीं, है ना, उसके अंदर इंटरनल वेरिएशन भी हो सकते हैं, जैसे मैंने राजस्थान का एग्जाम्पल लिया था अभी। कल्चरल एरिया में जैसे नॉर्थ ईस्ट को हम एक कल्चरल एरिया कह सकते हैं, नॉर्थ इंडिया को एक कल्चरल एरिया कह सकते हैं, साउथ इंडिया को कल्चरल एरिया कह सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, या फिर अब आते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। कल्चर के दो एस्पेक्ट होते हैं, यानी कि दो चीज़ों को जोड़कर कल्चर बना होता है, ये हमें दिया था विलियम एफ ऑकबर्न ने। उन्होंने कहा था कि कल्चर को हम दो तरह से दो पार्ट्स में कल्चर बना होता है, वो होता है मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर सारी वो चीज़ जो टेंजिबल होती हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जो लोगों ने बनाए, ऐसी चीज़ें बनाई हैं जैसे कि टूल्स हैं, फर्नीचर है, मशीन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये टेक्नोलॉजी है, ये सब क्या है, टेंजिबल एस्पेक्ट है कल्चर का, इनको मटेरियल कल्चर में कहा जाएगा। अब नॉन मटेरियल एस्पेक्ट क्या होता है, जितने भी इनटेंजिबल, टेंजिबल मतलब जिनको तुम छू सकते हो, इनटेंजिबल मतलब जिनको तुम नहीं छू सकते, जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट हैं, जैसे कि बिलीफ हो गया, कस्टम हो गए, वैल्यूज या हैबिट्स या लैंग्वेज या नॉर्म्स, ये सब क्या है, नॉन मटेरियल एस्पेक्ट का पार्ट है, जिनको तुम टच नहीं कर सकते, इनको देख नहीं सकते, और ये स्लोली चेंज होते हैं। मटेरियल एस्पेक्ट जो होता है, मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर तेजी से चेंज होता है, नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर स्लो चेंज होता है। अब आते हैं हम सम कंसेप्ट रिलेटेड टू कल्चर। सबसे पहला हम टर्म देखेंगे, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कुछ कंसेप्ट कल्चर से रिलेटेड, ठीक है, ये सब बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला है कल्चरल लैग। ये हमें कंसेप्ट किसने दिया था, विलियम एफ ऑकबर्न ने अपनी बुक सोशल चेंज में, ठीक है। कल्चरल लैग का मतलब क्या होता है, जो मटेरियल कल्चर होता है, टेक्नोलॉजी या मशीन्स या फिर कोई भी मटेरियल एस्पेक्ट होगा कल्चर का, वो ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रहा होता है, जबकि नॉन मटेरियल एस्पेक्ट होता है, बिलीफ, नॉर्म्स या वैल्यूज़, वो उनको उसमें जो चेंज है वो स्लो होता है, ठीक है। जो नॉन मटेरियल कल्चर है वो पीछे रह जाता है, मटेरियल कल्चर आगे निकल जाता है, तो यहाँ पर एक कल्चरल लैग देखने को मिलता है हमें, ठीक है। जैसे कि मटेरियल कल्चर तो आगे निकल गया और नॉन मटेरियल कल्चर जो है वो पीछे रह गया, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे कि मटेरियल कल्चर जैसे स्मार्टफोन का है। स्मार्टफोन तो हमारे पास आ गए, मगर उससे जुड़ी जो वैल्यूज होनी चाहिए थी पर्सनल स्पेस की और प्राइवेसी की, वो पीछे रह गई, ठीक है। किसी किसी कल्चर में प्राइवेसी का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, मगर जैसे स्मार्टफोन आए वो तो एक पर्सनल चीज़ है,
अब पहले तो कल्चर में तो प्राइवेसी थी नहीं, वो वैल्यूज के पास थी नहीं, नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ प्राइवेसी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, मगर स्मार्टफोन्स को तो प्राइवेसी चाहिए होती है। तो यहाँ पर जो प्राइवेसी का जो कंसेप्ट है वो पीछे रह गया, वो बाद में उसमें जो चेंज है वो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर में वो स्लो था। अब कुछ टाइम बाद होगा, 5-6 साल बाद वो प्राइवेसी का जो एस्पेक्ट है या वैल्यूज है वो इनकॉर्पोरेट कर दी जाएगी नॉन मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर में, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट है कि आजकल तो पीडीएफ या व्हाट्सएप का कल्चर हो गया है कि जो इनविटेशंस हैं, वेडिंग इनविटेशंस लोग जो है वो व्हाट्सएप पे दे देते हैं, मगर लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमें तो हमारे घर पर फिजिकली कार्ड देने आओ, हम तभी उसको एक्सेप्ट करेंगे वेडिंग इनविटेशन को, हम पीडीएफ या मेल पर इनविटेशन या व्हाट्सएप पर इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, मटेरियल कल्चर तो आगे निकल गया, नई नई सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, मेल आ गए हैं या व्हाट्सएप आ गया जिनसे तुम इनविटेशन कार्ड भेज सकते हो, मगर लोगों की जो नॉन वैल्यूज हैं कि हमें फिजिकली इनविटेशन दिया जाए आकर कार्ड पर छपवा कर, वो जो है वो अभी भी उसी को ही मान रहे हैं, ठीक है। वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो वैल्यूज हैं वो चेंज नहीं हो पाई इतनी तेजी से, मगर क्या हुआ, जो मटेरियल एस्पेक्ट है, जो व्हाट्सएप या मेल या सॉफ्टवेयर है वो डेवलप हो गए हैं। अब मगर कुछ, अब देखो पहले ये बहुत ज़्यादा होता था, अब धीरे धीरे क्या है, लोग जो है वो एक्सेप्ट करने लगे हैं ईमेल से या व्हाट्सएप पे जो उनको इनविटेशन आता है या फ़ोन करके बता देते हैं। पहले तो बिल्कुल नहीं होता था, यानी कि चेंज तो हो रहा है नॉन मटेरियल एस्पेक्ट में, वो मगर स्लो है चेंज, मटेरियल एस्पेक्ट में चेंज फास्ट है। तो इसी को ही कल्चरल लैग कहते हैं। दूसरा कंसेप्ट है टेक्नोलॉजिकल लैग, जो कि दिया था हमें मैकाइवर ने। अब जो टेक्नोलॉजिकल लैग है बिल्कुल रिवर्स है, ठीक है, कल्चरल लैग का। टेक्नोलॉजिकल लैग में क्या होता है कि नॉन मटेरियल कल्चर जो है वो आगे बढ़ जाता है और मटेरियल कल्चर पीछे रह जाता है, ठीक है। और वो किसकी वजह से होता है, टेक्नोलॉजी में डीले की वजह से, ठीक है। इसको इस तरह से समझो कि यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो जाता है, व्हाट वी कुड हैव, है ना, और व्हाट वी एक्चुअली हैव, हमारे पास क्या हो सकता था और हमारे पास अब क्या है, ठीक है। जैसे कि कुछ नॉलेज है, सोसाइटी के पास नॉलेज तो है, उस टूल, किसी भी टूल को या किसी भी थिंग मटेरियल को बनाने की नॉलेज तो सोसाइटी के पास है, मगर वो टूल नहीं बन पा रहा है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगी या कोई भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से। तो यहाँ पर एक टेक्नोलॉजिकल लैग आ गया है। जैसे कि एक विलेज को, एक विलेज में ब्रिज बनाना है, ठीक है, ठीक है। वो ब्रिज बनाने की नॉलेज तो तुम इंपोर्ट कर सकते हो बाहर से, ठीक है, अगर नॉलेज नहीं भी है तो, मगर उस ब्रिज बनाने के लिए मटेरियल वगैरह नहीं है। तो तुम्हारे पास नॉलेज तो है, नॉन मटेरियल कल्चर तो तुम्हारे पास है, मगर मटेरियल कल्चर यानी कि ब्रिज हमारे पास नहीं है। या फिर देखो बहुत सारे टाउन्स में फास्ट इंटरनेट नहीं है, ठीक है। इंटरनेट के तो है, इंटरनेट वहां पर पहुंचाया जा सकता है, मगर कुछ कंस्ट्रेंट की वजह से वो इंटरनेट वहां पर गांव में नहीं पहुंच रहा है या फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल लैग आ गया कि तुम्हारे पास नॉलेज या स्किल तो है इलेक्ट्रिसिटी या इंटरनेट पहुंचाने की, मगर वो वहां पर पहुंच नहीं रही है टेक्नोलॉजी। अब आते हैं सब कल्चर में। सब कल्चर एक कंप्लीट कल्चर होता है विद इन अ लार्जर कल्चर। एक बड़े कल्चर में छोटा से छोटे छोटे सब कल्चर्स होते हैं जिनके अपने अलग नॉर्म्स होंगे, अपनी अलग वैल्यूज होंगी, अपनी अलग प्रैक्टिसेस होंगी, ठीक है, जो मेन स्ट्रीम कल्चर, जो बड़ा मेजर कल्चर है उससे अलग हो सकती हैं, ठीक है। अब ये जो है सब कल्चर, ये मेन स्ट्रीम कल्चर का पार्ट होता है। जैसे कि पारसी कम्युनिटी का कल्चर जो है इंडिया में, वो एक सब कल्चर कहलाएगा अलॉन्ग साइड विद द मेन स्ट्रीम इंडियन कल्चर में, ठीक है। या फिर जो टोडास हैं साउथ इंडिया में, उनका जो कल्चर है वो साउथ इंडिया के, वो इंडियन कल्चर, पूरे इंडिया के कल्चर का एक सब कल्चर, ठीक है। अब काउंटर कल्चर क्या होता है, काउंटर कल्चर वो सब कल्चर होता है जिसकी वैल्यूज या प्रैक्टिसेस, ठीक है, वो मेन स्ट्रीम कल्चर से अलग अलग तो है ही है, मगर उसको वो रिजेक्ट या चैलेंज कर रही होती हैं, बिल्कुल मेन स्ट्रीम कल्चर से अपोजिट होता है काउंटर कल्चर, ठीक है। काउंटर का मतलब ही यही है कि अपोजिट। जैसे कि हिप्पी कल्चर यूएसए में होता था, ठीक है, उनकी जो वैल्यूज होती थी वो अलग होती थी मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, तो काउंटर कल्चर हो जाएगा। अब आते हैं कल्चरल शॉक। कल्चरल शॉक कब होता है कि जब कल्चरल शॉक लोगों में एक फीलिंग होती है एक तरह से, ठीक है,
जब वो किसी नए कल्चर में जाते हैं, अनफेमिलियर कल्चर में जाते हैं जिसको वो नहीं जानते होते हैं पहले से, तो वहाँ पर एडजस्ट करने में उनको परेशानी होती होती है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन या डिस्कम्फर्ट उनमें पैदा हो सकता है। उसको कल्चरल शॉक कहा जाता है। जैसे कोई भी इंसान किसी फॉरेन कंट्री में गया, वहाँ पर जो लाइफस्टाइल या हैबिट्स हैं वो अलग अलग हैं, तो उसके अंदर ये कल्चरल शॉक वाली फीलिंग पैदा हो सकती है, ठीक है। या जैसे कि फॉरेन कंट्री में गया, वहाँ की जो लैंग्वेज है वो अलग है, ठीक है। वहाँ का जो खाना पीना है अलग। जैसे कोई इंडियन जो है वो मान लो चाइना में गया, अब इंडिया में दाल रोटी मिलेगी, उसे चावल मिलेंगे, वहाँ पर दाल रोटी चावल नहीं मिल रहे हैं, तो उसको कल्चरल शॉक मिलेगा कि मैं यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो बड़ा अजीब है, स्ट्रेंज है, उसको डिस्कम्फर्ट होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी उसमें, ठीक है। अब आते हैं कल्चरल इनोवेशन। कल्चरल इनोवेशन का मतलब है कि कुछ एडिशन ऑफ समथिंग न्यू, इनोवेट करना, यानी कि कल्चर में कुछ ना कुछ नया ऐड कर देना, या फिर जो पहले से चीज़ थी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर देना, वो कहलाता है कल्चरल इनोवेशन। अब वो इनोवेशन मटेरियल एस्पेक्ट में भी हो सकता है और नॉन मटेरियल एस्पेक्ट में भी हो सकता है। जैसे कि पहले सैटेलाइट का बनाना या फिर एरोप्लेन बनना, ये सब क्या है, कल्चरल इनोवेशन है। या फिर कोई नया लॉ बना दिया हमने जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, या फिर कोई रिचुअल्स बना दी गई है, ठीक है। जैसे कि स्टोन्स पर कार्विंग करना, पहले थोड़ी कोई ना कोई तो हिस्ट्री में फेज होगा ना जहाँ पर पत्थरों को तराशा जाने लगा होगा, उससे पहले नहीं तराशा जा सकता हो जाता था। फिर जब पत्थरों को तराशा जाने लगा तो एक वो कल्चरल इनोवेशन हो गया, ठीक है। इनोवेशन मतलब कुछ नई चीज आ रही है जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, दैट डज नॉट एग्जिस्ट अर्लियर, ठीक है। देखो इनोवेशन और डिस्कवरी में फर्क होता है। डिस्कवरी में उस चीज को जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी वो चीज, मगर हमने उसको अब मिली है हमें वो, ठीक है। जैसे कि ग्रेविटी है, पहले से थी मगर बाद में उसको डिस्कवर किया हमने, जाना उसके बारे में। इनोवेशन में कि जो वो चीज आती है इनोवेशन में जो पहले से बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती थी। अब आता है कल्चरल डिफ्यूजन। कल्चरल डिफ्यूजन में क्या होता है कि कल्चरल डिफ्यूजन एक टर्म है जो सिग्निफाई करती है कि जो हमें बताती है कि कैसे जो किस कल्चरल ट्रेड्स हैं कल्चर के, ठीक है, वो दूसरे कल्चर में स्प्रेड हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। डिफ्यूज का मतलब होता है कि जैसे कि ये वाले एलिमेंट हैं और ये वाले एलिमेंट हैं, अब ये एलिमेंट इसमें जाके मिल रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं, और ये वाले एलिमेंट इसमें डिफ्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर डिफ्यूजन होता है दोनों का बीच में। यानी कि इस वाले कल्चर के जो ट्रेड्स हैं वो दूसरे कल्चर में मिल रहे हैं, दूसरे वाले कल्चर के ट्रेड्स इसमें मिल रहे हैं। अब देखो कल्चरल डिफ्यूजन जो है वो किससे होगा, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के इंप्रूवमेंट्स की वजह से ही कल्चरल डिफ्यूजन का पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। अब क्योंकि आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन रैपिडली चेंज हुआ है, ठीक है, रैपिडली डेवलप हुआ है, इसकी वजह से कल्चरल डिफ्यूजन का प्रोसेस एक्सेलरेट हो गया है। जैसे कि इंडिया में तुम चाइनीज स्ट्रीट फूड देख सकते हो, ठीक है, तुम कोरियन ड्रामा देख सकते हो, लोग जो है वो कोरियन स्टाइल में कपड़े पहनते हैं या मेकअप करते हैं फिर बाहर जाते हैं, ठीक है। या फिर तुम देखो एक इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है, यानी कि हम हिंदी और इंग्लिश मिलाकर बोल रहे होते हैं बहुत सारी चीजें, मैं तुम्हें इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंग्लिश पॉसिबल क्यों हो पाया, कल्चरल डिफ्यूजन की वजह से। इंग्लिश बाहर से आई और हिंदी हमारी लैंग्वेज थी तो मिलकर इंग्लिश बन गया। अब आते हैं अकल्चरेशन में। अकल्चरेशन जो टर्म कॉइन की थी वो कॉइन की थी जॉन वीजली पॉवेल ने, ठीक है, 1880 में। अब अकल्चरेशन में क्या होता है, दिस हैपेंस ड्यूरिंग diffusion when two culture are in continuous contact and one group adjusts its way of life under the influence of other but does not fully abandon its original culture। यहाँ पर क्या होता है कि दो कल्चर आपस में कांटेक्ट में आए, ठीक है, कल्चर ए कल्चर बी, अब कल्चर ए कल्चर बी के कांटेक्ट में आया, अब कल्चर बी के कुछ ट्रेड्स उसने अपनाए लिए, डिफ्यूजन शुरू हो गया उनके बीच में, मगर कल्चर ए के जो अपने ओरिजिनल ओरिजिनल उसका जो अपना पूरा कल्चर ए का अपना ओरिजिनल कल्चर था ना, उसने वो नहीं छोड़ा, वो उसको रिटेन करके रखा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, अकल्चरेशन हुआ। इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं कि कोई भी माइग्रेंट्स हैं, माइग्रेंट्स जैसे इंडिया से यूएस में रहने गए, ठीक है, तो होस्ट कंट्री क्या है, यूएस है। अब वहां पर जाएंगे तो वो इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है, उनके जैसा ड्रेस कोड भी, हाँ,
वहाँ पर इंग्लिश तो बोलेंगे, मगर उनके जैसा हो सकता है बाहर ड्रेस कोड भी पहने, मगर घर में वो अपनी हिंदी में बात कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है वो बाहर भी अपने साड़ी और ट्रेडिशनल अटायर पहन पहन कर ही बाहर जा रहे हों, ठीक है। और उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो मेन स्ट्रीम या फिर जो होस्ट कंट्री है उसकी वैल्यूज़ से अलग हों, वो अपनी वैल्यूज़ को रिटेन करके रखें, जो अपने घर की वैल्यूज़ हैं, है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ, अकल्चरेशन हुआ, यानी कि उन्होंने बड़े वाले जो होस्ट कंट्री का कल्चर था उसको तो उसके ट्रेड्स को एक्सेप्ट तो किया, मगर अपना जो कल्चर था उसको भी संभाल कर रखा, उसको छोड़ा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अब कल्चरल इंटीग्रेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है ना, जहां पर डिफरेंट कल्चर कम्स टू कॉन्टैक्ट एंड क्रिएट अ डाइवर्स एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। कल्चरल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि बहुत सारे कल्चर आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं, ए कल्चर, बी कल्चर, सी कल्चर या फिर डी कल्चर, ठीक है। अब वहां पर कॉन्टैक्ट में आते हैं, एक डाइवर्स एनवायरनमेंट बना लेते हैं, ठीक है, एक कल्चरल इंटीग्रेशन। आज जहाँ जहाँ पर क्या होता है कि हर एक कल्चर अपनी आइडेंटिटी, ठीक है, अपने कल्चरल ट्रेड्स को छोड़ता नहीं है, उसको इंटैक्ट रखता है, ठीक है। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होगा सबके बीच में, मगर उनकी जो आइडेंटिटी होगी कल्चर के लोगों की वो रहेगी उनके पास, वो अपनी आइडेंटिटी को रहेंगे। अब यहाँ पर कल्चर में क्या होता है कि हारमोनियस और एक्टिव रिलेशनशिप बनानी होती है सोशल कल्चर ग्रुप्स के बीच में, हारमोनियस रिलेशनशिप बन जाती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है कल्चरल इंटीग्रेशन में। जैसे कि इंडिया में क्या है, इंडिया का एग्जांपल, हमारी कंट्री में क्या है कि बहुत सारे कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट सब कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और सब अपने फेस्टिवल्स मना रहे होते हैं, कोई ईद मनाता है, ठीक है, और दिवाली भी साथ साथ मन रही होती है साइड बाय साइड। तो यहाँ पर एक कल्चरल इंटीग्रेशन है, सब लोग अपनी आइडेंटिटी के साथ रह रहे हैं, अपना अपना कल्चर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और शेयर भी कर रहे हैं कल्चर आपस में, ठीक है, मगर एक हारमोनियस और एक्टिव रिलेशनशिप है, और हर एक वैल्यूड फील कर रहा है और कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। किसी, अब नेक्स्ट देखते हैं एसिमिलेशन। यहाँ पर एसिमिलेशन में क्या होता है कि अब क्या होता है, जो एक होता है मेन स्ट्रीम कल्चर, ठीक है, मान लो मेन स्ट्रीम कल्चर है ये एम, और ये है, दूसरा है सब कल्चर या माइनॉरिटी का कल्चर ए। अब क्या होता है सिमुलेशन में, जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी ग्रुप जो है वो अपना कल्चर पूरा अबंडन कर लेगी और मेन स्ट्रीम कल्चर में जाकर मिल जाएगी, तो उसकी आइडेंटिटी, उसका कल्चर था माइनॉरिटी ग्रुप का, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो सारे कल्चर मेजोरिटी ग्रुप का कल्चर अपना लेगी या फिर डोमिनेंट कल्चर अपना लेगी, मेजोरिटी नहीं कहना चाहिए यहाँ पर, डोमिनेंट कल्चर कहना चाहिए, दोनों में फर्क होता है, ठीक है। जैसे कि कोई एग्जाम्पल में देखो कि अगर कोई जंगल है, वो जंगल काट दिए गए, अब ट्राइबल पीपल तो पहले जंगल में रहते थे, अब जंगल काट रहे हैं, यहाँ पर वहां पर फैक्ट्रीज बन गई, अब ट्राइबल लोग जो हैं वो शहरों में जाकर रहेंगे, है ना। अब शहर में जाकर रहेंगे तो स्लोली स्लोली क्या होगा, उनका जो अपना कल्चर था वो पीछे रह जाएगा, और जो सिटीज का कल्चर है वो उसको अपना लेंगे, एक जनरेशन, दो जनरेशन या तीन जनरेशन के बाद वो उनका जो अपना ओरिजिनल नेटिव ट्राइबल कल्चर था वो सब भूल गए होंगे, उसको उन्होंने छोड़ दिया और अपना डोमिनेंट कल्चर जो था सिटीज का वो अपना लिया। अब जैसे कि मैं एक न्यूज़ देख रहा था रिसेंटली कि जो यूएस ने कहा था कि जो माइग्रेंट्स हैं वो एसिमिलेट नहीं होना चाहते हैं, यानी कि यूएस में चाहता है कि जो माइग्रेंट्स, यूएस गवर्नमेंट जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं वो यूएस के जो कल्चर है उसको पूरी तरह से अपना लें और अपना कल्चर छोड़ दे, तो उसको कहते हैं एसिमिलेशन। अब तीसरा टर्म है एनकल्चरेशन। एनकल्चरेशन टर्म दिया था हर्स ने, ये नाम याद रखना है आपको, ठीक है। एनकल्चरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, उस प्रोसेस में तुम अपना कल्चर लर्न कर रहे होते हो, अपना कल्चर सीख रहे होते हो, पार्टिकुलरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी फैमिली से अपना कल्चर सीखोगे आप यंगर एज में, है ना, ताकि तुम सोसाइटी में जो भी फंक्शंस आगे आने वाले टाइम में तुम्हें दिए जाएंगे या जो तुम्हारा रोल होगा उसको फुलफिल, स्टेटस को फिल कर पाओ और रोल को निभा पाओ, है ना। इस एनकल्चरेशन का मतलब है कि अपना कल्चर, लर्निंग इट्स ओन नेटिव कल्चर, किसी दूसरे का कल्चर नहीं, अपना कल्चर को लर्न करने को एनकल्चरेशन कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फैमिली से हमें मिलता है, ठीक है, किसी एक्सटर्नल सेकेंडरी ग्रुप से नहीं, प्राइमरी ग्रुप से हमें मिलेगा सीखने को एनकल्चरेशन, ठीक। तो यहाँ पर सोशलाइजेशन और एनकल्चरेशन में फर्क हो जाता है। सोशलाइजेशन जो होता है उसमें ब्रॉडर सोसाइटी हमें सिखा रही होती है, चाहे वो स्कूल्स हो, लॉज हो या फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। मगर एनकल्चरेशन में क्या होता है, हम अपना कल्चर अपनी फैमिली से सीखते हैं या फिर प्राइमरी ग्रुप से सीख रहे होते हैं। अब ट्रांस कल्चरेशन क्या होता है,
इट रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ कल्चरल ट्रेड्स और कॉम्प्लेक्सेस बिटवीन टू डिफरेंट कल्चर्स, यानी कि अगर कल्चर दो डिफरेंट कल्चर के बीच में कल्चर का एक्सचेंज हो रहा है, कल्चरल ट्रेड्स का एक्सचेंज हो रहा है, तो उसको ट्रांस कल्चरलेशन कहते हैं। यहाँ पर टू वे प्रोसेस होता है, यानी कि कल्चर ए और कल्चर बी। कल्चर ए ने बी को कुछ दिया और बी से वापस में उसके कुछ कल्चरल ट्रेड्स ले लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, ट्रांस कल्चरेशन हुआ। अब कॉन्ट्रा कल्चरेशन में क्या होता है, कॉन्ट्रा कल्चरेशन में क्या होता है कि एक माइनॉरिटी और मार्जिनलाइज ग्रुप डेलिबरेटली रिजेक्ट द नॉर्म्स ऑफ द डोमिनेंट कल्चर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन इट्स ओन कल्चरल आइडेंटिटी इंस्टेड ऑफ ब्लेंडिंग इन, द ग्रुप एक्टिवली रेजिस्ट आउटसाइड इन्फ्लुएंस। यहाँ पर क्या होता है कि जो माइनॉरिटी कल्चर होता है वो डोमिनेंट कल्चर को रेजिस्ट करता है, ठीक है, डोमिनेंट कल्चर को रेजिस्ट करेगा, ठीक है, और अपना जो कल्चर है उसको संभाल कर रखना चाहेगा। यानी कि कॉन्ट्रा अकल्चरेशन में क्या होगा, वो उसमें ब्लेंड नहीं होना चाहेगा, उस ब्लेंडिंग को रेजिस्ट करेगा, ठीक है, और अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, लैंग्वेज और वैल्यूज को स्ट्रेंथन करना चाहेगा। अब जैसे कि इसका एग्जांपल ले सकते हैं कॉन्ट्रा कल्चरेशन का, कि ट्राइबल्स जो हैं उनके जंगल कट गए, वो पास के गांव में जाके रहने लगे, ठीक है। अब वहां पर जो गांव का डोमिनेंट कल्चर था वो उसको एक्सेप्ट करने से उसने ट्राइबल पीपल ने मना कर दिया और अपना ही जो ओरिजिनल कल्चर था उसको बचाने में लगे, ठीक। तो कॉन्ट्रा मतलब अगेंस्ट, ठीक है, काउंटर किया उसे, कॉन्ट्रा कल्चरेशन। अब इथनोसेंट्रिज्म में क्या होता है, ये हमें टर्म दिया था विलियम ग्राहम समनर ने। इथनोसेंट्रिज्म में क्या होता है कि is the technical name of this view of the thing in which one's own group is the center of everything and all others are scaled and rated with reference to it। यानी कि इसमें क्या होता है, एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें जो लोग होते हैं ना, वो अपने कल्चर से ही कंपेयर कर रहे होते हैं बाकी कल्चर को, ठीक है, कि मेरा, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो अपने कल्चर को सही मान रहे होते हैं, है ना, उनका जो कल्चर है वो ही सबसे अच्छा है, उसको एग्जेजरेट करेंगे और सारे का दूसरे कल्चर को अपने कल्चर के विद रेस्पेक्ट में जज कर रहे होंगे, अपने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, उसको कहते हैं इथनोसेंट्रिज्म। यानी कि अपने कल्चर को तो बहुत अच्छा मान रहे हैं और दूसरे के कल्चर को वो बेकार मान रहे हैं या फिर अच्छा नहीं है, वो एक तरह से सिंपल ये है, यानी कि अपने कल्चर के रेस्पेक्ट में उसको जज कर रहे होते हैं। जो स्पेशली जो पुराने एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते थे, ठीक है, कॉलोनियल टाइम में, वो इथनोसेंट्रिज्म को फॉलो कर रहे होते थे। वो अपना जो उनका कॉलोनियल कल्चर था या फिर जो इंग्लिश कल्चर था उसको सुप्रीम मान रहे होते थे, बाकी कल्चर्स को जो इंफीरियर मान रहे होते थे। तो इस फीलिंग को उनके अंदर इथनोसेंट्रिज्म की फीलिंग थी। अब जेनोसेंट्रिज्म क्या होता है, इट मीन्स रिजेक्शन ऑफ द कल्चर ऑफ वंस ओन ग्रुप एंड प्रेफरेंस अदर कल्चर्स बेस्ड ऑन द बिलीव दैट वंस ओन कल्चर। अब जेनोसेंट्रिज्म बिल्कुल इथनोसेंट्रिज्म का उल्टा होता है। जेनोसेंट्रिज्म में अपना जो कल्चर है वो इंसान उसको इंफीरियर मानता है, दूसरे के कल्चर को अच्छा मान रहा होता है। जैसे कि लोग, तुम देखेंगे, अरे अगर वेस्ट में तो इतनी अच्छे से चीज होती है, देखो अमेरिका में इतना अच्छा लोग, इतने अच्छे से लोग करते हैं, इतनी अच्छी वैल्यूज हैं कल्चर, तो वो जेनोसेंट्रिज्म उनके अंदर एक फीलिंग होती है, वो अपने कल्चर को कमतर मानते हैं और बाहर के एक्सटर्नल कल्चर को अच्छा मान रहे होते हैं, बेहतर मान रहे होते हैं, ठीक है। टेम्पोरोसेंट्रिज्म में क्या होता है, the unexamined and largely unconscious acceptance of one's own century, one's own era, one's own lifetime as the center of sociological significance, as the focus to which all other periods of the historical time are related। यहाँ पर क्या होता है, टेम्पोरो मतलब टेम्पोरो का मतलब होता है कोई टाइम पीरियड। अब इथनो में क्या होता था, अपनी इथनिसिटी के कल्चर को बेहतर मान रहे थे। टेम्पोरो सेंट्रिज्म में क्या होगा, अपने टाइम पीरियड के कल्चर को वो बेहतर मान रहे होंगे कि हमारा जो प्रेजेंट में इस टाइम पीरियड का जो कल्चर है वो बहुत अच्छा है, या जो पहले जो कल्चर था हमारा सेम कल्चर, वो पहले अच्छा नहीं था, अब बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है। या फिर किसी भी एरा को ग्लोरीफाई कर रहे होंगे कि इतना अच्छा होता है, अब पहले ये सब चीजें नहीं होती थी, तो उसको कहते हैं टेम्पोरोसेंट्रिज्म। यानी कि प्रेजेंट टाइम को तुम बेस बनाकर बाकी टाइम पीरियड को उससे कंपेयर कर रहे हो। अब कल्चरल सर्वाइवल्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चरल सर्वाइवल्स ऐसे ट्रेडिशन या हैबिट्स या कल्चरल ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, जिनको पीपल जो मतलब जो जो ऐसे ट्रेड्स जिनका जो फंक्शन था वो तो एग्जिस्ट नहीं करता है,
जो उनका फंक्शन था वो पहले कभी उनको वो फंक्शनल हुआ करते थे, अभी वो फंक्शनल नहीं है, मगर फिर भी हम उनको फॉलो कर रहे हैं। यानी कि सर्वाइवल मतलब बचा हुआ, वो बचे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि तुम चाय चाय जब छानते हो, ठीक है, तो कप में चाय रह जाती है और पीछे पत्ती बच जाती है, तो उसको सर्वाइवल जैसे सर्वाइवल। एक सेकंड मैंने उसको कंफ्यूज कर दिया है पहले से, मैं रेसिड्यू से कंफ्यूज कर गया यहाँ पर। कल्चरल सर्वाइवल क्या होते हैं, वो जो अभी मैंने बताया भूल जाओ। कल्चरल सर्वाइवल्स आर ओल्ड ट्रेडिशंस और हैबिट दैट पीपल कीप डूइंग इवन आफ्टर एवरीवन हैज फॉरगॉटन द ओरिजिनल रीजन दे स्टार्टेड, दे कंटिन्यू आउट ऑफ प्योर कस्टम एंड ट्रेडिशन। ठीक है, कल्चरल सर्वाइवल्स ऐसी ऐसी ट्रेडिशन और हैबिट होती हैं जो लोग कर रहे होते हैं अब आज भी, है ना। उनका जो ओरिजिनल रीजंस है वो क्यों कर रहे होते थे वो लोग भूल गए हैं, मगर उनको अभी भी फॉलो किया जा रहा है। यानी कि वो जो सर्वाइवल्स हैं, यानी कि जो चेंज, जो इतना ज़्यादा चेंज हुआ है, सोशल चेंज, उसमें वो जो कल्चरल ट्रेड्स या हैबिट्स या कस्टम ट्रेडिशन वो सर्वाइव कर गए, अभी भी हमारे पास वो बचे हुए हैं। जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि सूरज डूबने के बाद झाड़ू नहीं लगानी है। ठीक है, तो पास्ट में तो यूजफुल था, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तुम सूरज डूबने के बाद अंधेरे में झाड़ू लगाओगे तो हो सकता है कुछ वैल्यूएबल चीज, तुम अंधेरे रहता था, कुछ वैल्यूएबल चीज, कीमती चीज को तुम झाड़ू में सकेर के बाहर फेंक दो। मगर अब तो लाइट आ गई है, तुम शाम को भी झाड़ू लगा सकते हो। तो ये जो बिलीफ है कि सनसेट के बाद झाड़ू नहीं लगाना है, ये कल्चरल सर्वाइवल्स है पास्ट का। अब मल्टी कल्चरलिज्म क्या होता है? Multiculturalism is the idea that people from different cultural background can live together peacefully in a society. Multiculturalism एक ऐसा आइडिया बिलीव है कि किसी भी सोसाइटी में अलग अलग कल्चर के लोग पीसफुली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। यानी कि ये जो अब्राहम ने क्या कहा था कि प्रिंसिपल ऑफ को एग्जिस्टेंस पे बेस्ड होता है, यानी कि सारे लोग आपस में मिलजुल कर, सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे। अब क्या होता है मल्टीकल्चरलिज्म में, किसी को भी फोर्स नहीं किया जाता, जैसे एसिमिलेशन में फोर्सफुल इंटीग्रेशन करना चाह रहे थे, जब यहाँ पर क्या होता है कि फोर्स नहीं किया जाता किसी को कि तुम्हें ब्लेंड होना है हमारे कल्चर में। ठीक है, ये मेल्टिंग पॉट में जैसे फोर्सफुल एसिमिलेशन होता है, ये हम बाद में देखेंगे। ये मल्टीकल्चरलिज्म एक सैलेड बॉल की तरह होता है। ये हर एक ग्रुप है अपनी यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी को संभाल कर रखेगा। होल कम्युनिटी, जैसे कि सैलेड बॉल में क्या होता है कि तुम, खीरा अलग होता है, मूली अलग होती है, और टमाटर अलग, और प्याज अलग होती है, वो सब एक ही प्लेट में होते हैं, मगर तुम सबको आइडेंटिफाई कर सकते हो, मगर सब मिलकर एक सैलेड बना रहे होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर होता है मल्टीकल्चरलिज्म में कि अलग अलग कल्चर के लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं हार्मोनियसली और कम्युनिटी के डेवलपमेंट में योगदान कर रहे हैं, मगर वो अपना अपना कल्चर जो है, सारे सब कल्चर, वो अपना कल्चर भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में को एग्जिस्टेंस भी हो रहा है। कल्चरल रिलेटिविज्म में क्या होता है? इसमें कल्चरल रिलेटिविज्म में क्या होता है, इट मीन्स जजिंग ए कल्चर बेस्ड ऑन इट्स ओन वैल्यूज, ठीक है, एंड कॉन्टेक्स्ट, इंस्टीड ऑफ यूजिंग योर ओन कल्चर स्टैंडर्ड। अब देखो इथनोसेंट्रिज्म में क्या होता था कि अपने कल्चर को स्टैंडर्ड मान के दूसरे कल्चर को इवेल्युएट किया जा रहा होता था, मगर कल्चरल रिलेटिविज्म में क्या है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर कोई दूसरे कल्चर का जो कोई ट्रेडिशन है या कस्टम है हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम, यानी कि हमें अच्छा क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि तुम अपने कल्चर से उसको कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, अगर तुम उनके कल्चर के नजरिए से उसको देखो तो उसका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा उस ट्रेडिशन का। ठीक है, तो उसको कहते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म, यानी कि अपने कल्चर से कंपेयर ना करो, वो जो कल्चर के एलिमेंट्स या ट्रेड्स हैं उनको उन्हीं के ही कल्चर्स के स्टैंडर्ड्स के या उनके ही नजरिए से देखो। ठीक है, अब्राहम ने क्या कहा था कि ईच कल्चरल प्रैक्टिसेस सर्व अ पर्पस फॉर द ग्रुप दैट फॉलोज इट, सो इट शुडंट बी लेबल्ड एज राइट और रॉन्ग बट अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शंस। तो कोई भी कल्चरल प्रैक्टिसेस हम उस कल्चर के रेस्पेक्ट में समझें, हम ये ना देखें कि वो सही है या गलत है, कुछ ना कुछ उसका फंक्शन तो होगा ना। अभी हमें नहीं पता, हमें लग रहा है वो गलत हो, और ये जो हमारा सही और गलत लगना है, इसका मतलब ये है कि तुम अपने कल्चर से उसको कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, जबकि उस जो में हो सकता है तुम्हें वो गलत लग रहा हो, मगर वो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है, किसी किसी ट्राइबल में, जैसे मान लो ट्राइब ग्रुप ए है और ट्राइब ग्रुप बी है, दोनों के बीच में दुश्मनी है।
हम देखेंगे अपने कल्चर के नज़रिए से कि ये तो गलत बात है, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के मेंबर्स को किल कर रहे होते हैं किसी भी रीज़न से। मगर यहाँ पर क्या होता है एक, और उनके कल्चर का पार्ट भी होता है कि ये जो ट्राइब है वो दूसरे की दुश्मन हमेशा रहेगी। अब इसका जो फंक्शन होगा, यानी ये दुश्मन जो भी वो एक दूसरे के दुश्मन है, इसका फंक्शन क्या होगा, जो कल्चर ए के बीच के जो लोग होंगे वो आपस में उनके बीच में यूनिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक नया दुश्मन मिल गया है, वो दुश्मन हमेशा से रहेगा, पुराना दुश्मन नहीं, यानी सॉरी। और कल्चर बी के आपस के लोगों में एक यूनिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक हिडन फंक्शन हो जाता है। अब कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर एलिमेंट्स फ्रॉम टू और मोर कल्चर मिक्स टू फॉर्म अ हाइब्रिड कल्चर दैट डिडंट एग्जिस्ट बिफोर। होमी भाभा ने हमें ये टर्म दिया था। इसका मतलब क्या है कि दो या दो से ज्यादा कल्चर मिलकर एक नया हाइब्रिड कल्चर बना लेते हैं, ठीक है। जो ऐसा जो हाइब्रिड कल्चर वो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, ये हमें टर्म दिया था होमी भाभा ने। जैसे कि तुम देखो कि कुर्ता जो है वो पजामे पे या लुंगी पे पहना जाता था, मगर अब क्या हुआ, वेस्टर्न कल्चर में हमने जीन्स अडॉप्ट करी और उसको कुर्ते के साथ पहनने लगे। तो यहाँ पर एक हाइब्रिड बना लिया हमने दोनों कल्चर को मिला के। या फिर दूसरा अच्छा एग्जाम्पल है खाने पीने में, तंदूरी मोमोज, ठीक है। मोमोज तो नेपाली कल्चर है, मगर हमने उसको तंदूरी इंडियन कल्चर है, तो दोनों को मिक्स करके हमने तंदूरी मोमोज एक नई डिश इन्वेंट कर दी। तो ये कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन हुआ, ये एक नया हाइब्रिड बन गया। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यही होता है कि ए प्लस बी मिलकर कुछ नई सी चीज बन गई है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है। अब आते हैं कल्चरल अप्रोप्रिएशन। कल्चरल अप्रोप्रिएशन में क्या होता है, डोमिनेंट कल्चर टेकिंग स्पेसिफिक एलिमेंट्स फ्रॉम अ मार्जिनलाइज्ड कल्चर विदाउट परमिशन और अंडरस्टैंडिंग, ऑफन फॉर प्रॉफिट और फैशन, व्हाइल ओरिजिनल क्रिएटर्स रिमेन साइडलाइन। कल्चरल अप्रोप्रिएशन क्या होता है कि जो डोमिनेंट कल्चर होता है, ठीक है, डोमिनेंट कल्चर वो माइनॉरिटी कल्चर के कुछ फायदे वाली चीजें ले लेगा अपने कल्चर में, और उसको क्रेडिट भी नहीं देगा कि हमने वहां से ये चीजें उठाई हैं। उस कल्चरल ट्रेड से उसको फायदा हो रहा होगा, ठीक है। और वो फायदा कुछ किसी भी तरह का हो सकता है, प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट फायदा हो सकता है। जैसे कि तुमने देखा था एक कंट्रोवर्सी हुई थी, जो प्राडा था, ठीक है, वो कोल्हापुरी चप्पल बेच रहा था बनाकर, और वो जो ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं कोल्हापुरी कल्चर के, जिन्होंने वो चप्पल बनाई है, वहां के जो आर्टिजन्स हैं, उनको क्रेडिट नहीं दे रहा था। तो ये हो जाएगा कल्चरल अप्रोप्रिएशन। अपने फायदे के लिए दूसरे कल्चर के एलिमेंट्स को या ट्रेड्स को तुम अडॉप्ट करके इस्तेमाल कर रहे हो बिना उनको क्रेडिट दी। अब ये जो हमने दो थ्योरी पढ़ी थी पहले, उनको देख लेते हैं। पहली है मेल्टिंग पॉट थ्योरी, दूसरी सैलिड बॉल थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग पॉट थ्योरी में फोकस क्या होता है, एसिमिलेशन पर, ठीक है, यानी कि हर चीजें मेल्ट होकर एक पार्ट एक जमा हो गई है साथ में। जैसे कि तुम कुछ एमएलगम बनाओ, गोल्ड डाल दो और उसमें मरकरी डाल दो, तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। जब इसको हीट करोगे तो तुम बता नहीं सकते कि क्या पार्ट गोल्ड है क्या पार्ट मरकरी है, दोनों मिक्स होकर एक एमलगम बन गया, तो मेल्ट हो गया आपस में, एसिमिलेट हो गए गोल्ड और मरकरी। ऐसा ही कल्चर में होता है। मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी में क्या होता है कि जब माइनॉरिटी ग्रुप जो होता है उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अपने पुराने कल्चर को छोड़ दो और डोमिनेंट कल्चर को अपना लो, यानी कि एसिमिलेट हो जाओ हमारे अंदर, ताकि, और ये क्यों किया जाता है, ताकि एक सिंगल नेशनल आइडेंटिटी बनाई जा सके। ये कंसेप्ट ज्यादा पहले इस्तेमाल होता था, ठीक है, पहले वेस्टर्न सोसाइटीज में का कंसेप्ट है ये। जैसे कि अर्ली 20th सेंचुरी में क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि अमेरिका में जितने भी अमेरिकन इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो अमेरिकनाइज्ड हो जाएं, यानी कि अपना कल्चर छोड़ दें और अमेरिका का कल्चर अपना ले, ठीक है। इसके अपोजिट में होता है सैलिड बॉल थ्योरी। सैलिड बॉल थ्योरी इंटीग्रेशन पर फोकस करती है, यानी कि डिफरेंट ग्रुप जो है वो साथ में को एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे सलाद मैंने बताया था सैलेड की तरह, ठीक है। उनको मेल्ट होने की या अपने कल्चर को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना कल्चर भी अपने साथ रख सकते हैं और एक साथ भी रह सकते हैं। जैसे कि इंडिया और कनाडा, ये जो एग्जांपल्स हैं जो एनकरेज करते हैं सैलिड बॉल थ्योरी, ठीक है। अब इंडिया में देखो बहुत सारे कल्चर एक साथ हम साथ में रहते हैं, साथ में ईद मनाते हैं, ठीक है, दिवाली मनाते हैं, या और भी रिलीजन के फेस्टिवल मना रहे होते हैं, ठीक है। ये एक सैलिड बॉल थ्योरी का एग्जांपल हो जाएगा, जहां पर जो एक एक सब कल्चरल सब ग्रुप जो है वो दूसरे कल्चर में एसिमिलेट नहीं हुआ है, सब अपने अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और हारमोनियसली कोएग्जिस्ट भी कर रहे हैं और साथ रह भी रहे हैं। अब आते हैं कल्चरल यूनिवर्सल्स। कल्चरल यूनिवर्सल वो ऐसे एलिमेंट्स
ठीक है। पैटर्न्स या कल्चरल ट्रेट्स होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो सारे ह्यूमन कल्चर्स में कॉमन होते हैं, यानी कि सारी दुनिया के जितने भी कल्चर हैं उसमें ये ट्रेड्स या कल्चरल पैटर्न्स ये वो पाए जाएंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट हमें दिया था क्लार्क विजलर ने। जैसे कि इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली है, ये कल्चरल यूनिवर्सल है क्योंकि दुनिया के हर कल्चर में फैमिली जरूर मिलेगी तुम्हें, ठीक है। अब आते हैं हम कल्चरल स्पेशलिटीज पे, यानी कि कल्चरल स्पेशलिटीज वो एलिमेंट्स ऑफ कल्चर होते हैं जो शेयर्ड बाय सम मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, नॉट ऑल। जैसे कि बच्चों का ख्याल रखना, वो माना जाता है हमारे सोसाइटी में कि फीमेल जो हैं, घर की फीमेल, वो बच्चों का ख्याल रखेंगी ट्रेडिशनली, और जो मेल्स हैं वो बाहर कमाने जाएंगे घर से। तो यहाँ पर एक कल्चरल स्पेशलिटीज में बांट दिया गया। या फिर जैसे कि तुम देखो कि जो ज़्यादातर, जैसे कि माना जाए कि कोई स्पेसिफिक टास्क जो है वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल ही करेंगे, बाकी बाकी ग्रुप ऑफ पीपल नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कास्ट बेस्ड सिस्टम में ये होता है। कल्चरल स्पेशलिटीज उनको ही कहते हैं, जैसे कि लोहे का काम लोहार करेंगे, ठीक है, मिट्टी का काम कुम्हार करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये कल्चरल स्पेशलिटीज होती है। कल्चरल अल्टरनेटिव्स क्या होते हैं? इट रिफर्स टू द डिफरेंट वेज और चॉइसेस अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स विद इन अ सोसाइटी टू अचीव द सेम गोल और टू फुलफिल द सेम फंक्शन। कल्चरल अल्टरनेटिव क्या होता है? किसी भी गोल या फंक्शन को अचीव करने के लिए कल्चर हमें अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है कि तुम्हें ये गोल अचीव करना है तो तुम इस रास्ते भी जा सकते हो, इससे भी जा सकते हो, ये इससे भी जा सकते हो, ये तरीका भी अपना सकते हो, ये तरीका भी अपना सकते हो, तो ये तरीका भी अपना सकते हो। ये तीन क्या है? कल्चरल अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। अब रैल्फ लिंटन ने इन तीनों के बारे में हमें बताया है। अब देखो, जैसे कि कोई मेहमान आया तो मैं उसको ग्रीट करना है, ठीक है, तो कोई क्या होगा? नमस्ते करेगा सिर्फ, ठीक है। कोई दूसरा क्या होगा कि उन बड़े जो आए हैं, मेहमान आए हैं, उनको पैर छुएगा, ठीक है। तो एक कल्चरल अल्टरनेटिव हुए, आप नमस्ते भी कर सकते हो, आप पैर भी छू सकते हो, ठीक है। अब रैल्फ लिंटन ने इन तीनों के बारे में बात करी है, ये आपको याद रखना है हमेशा। अब आते हैं कोर कल्चर, द पार्ट ऑफ द टोटल कल्चर सोसाइटी विच इज शेयर्ड बाय मोस्ट मेंबर ऑफ द सोसाइटी, यानी कि ऐसा कल्चर का ऐसा पार्ट जिसको ज्यादातर मेंबर फॉलो कर रहे हैं सोसाइटी के, वो हो जाएगा तुम्हारा कोर कल्चर। जैसे कि कोई एक होमोजीनियस सोसाइटी है, उसमें एक पार्टिकुलर, होमोजीनियस छोड़ो, हेट्रोजीनियस ही मान लो कि अगर कोई हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, उसमें कोई कोई एक उनका जो बिलीफ है, ठीक है, कि स्पिरिट होती है, स्पिरिट एग्जिस्ट करती हैं, तो बिलीव्स इन स्पिरिट जो है वो मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन मानती है, बस 5% लोग नहीं मानते हैं। तो ये बिलीव्स इन स्पिरिट जो हो जाएगा वो कोर कल्चर का पार्ट होता है। अब आते हैं पॉपुलर कल्चर। पॉपुलर कल्चर जो होता है वो ऐसे जितने भी ट्रेंड्स होते हैं या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, ठीक है, जैसे कि वायरल म्यूजिक हो गया, हिट शोज हो गए, या इंटरनेट के स्लैंग हो गए, जो मास मीडिया क्रिएट करती है और मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी उसको कंज्यूम कर रही होती है, उसको कहते हैं पॉपुलर कल्चर। यहाँ पर फोकस कंजम्पशन पे होता है। जैसे कि कोई ट्रेंड चलता है कि इस तरह से बैगी जीन्स का ट्रेंड चल रहा है, तो ये पॉपुलर कल्चर है। इंटरनेट पे कोई भी एक ट्रेंड चल रहा होता है, उसमें सब वीडियोस बना रहे होते हैं, तो ये पॉपुलर कल्चर हो जाता है, ठीक है। यानी कि ज़्यादातर पॉपुलेशन जिसको फॉलो कर रही होती है वो पॉपुलर कल्चर कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, फोकस जो होता है कंजम्पशन पे होता है, लोग कैसे कंज्यूम कर रहे हैं इस चीज़ को। अब मास कल्चर में क्या होता है? कल्चर की ऐसी चीज़ें जहाँ जो मास प्रोड्यूस की जाती हैं, है ना, कॉरपोरेशंस के थ्रू, और उनका प्राइमरी गोल होता है कि प्रॉफिट मिले हमें मास ऑडियंस से, ठीक है। जैसे कि किसी भी लेबल ने एक पॉप सॉन्ग बनाया, उस लेबल ने पॉप सॉन्ग बनाया ताकि मास, जो लोगों की मासिस हैं, उसको वो कंज्यूम करें, उसको सुने। या फिर मार्वल ने एक फ्रेंचाइजी बनाई, ठीक है, ये कैप्टन अमेरिका की, या फिर मार्वल्स के अपनी और मार्वल सिनेमेटिवर्स की। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मार्वल कंपनी है वो अपनी फिल्में बना रही है और लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये पार्ट हो जाएगा मास कल्चर का, और उसको फॉलो कर रहे हैं, उनकी फिल्मों की टी शर्ट पहन रहे हैं, उनके डायलॉग डिस्कस कर रहे हैं, उनको देखा जा रहा है थिएटर्स में जाके, तो ये सब मास कल्चर होता है। अब कभी कभी पॉपुलर कल्चर और मास कल्चर टर्म्स इंटरचेंजेबली भी यूज होती हैं, मगर इसमें क्योंकि इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, स्लाइट डिफरेंस है। पॉपुलर कल्चर जो होता है वो
यहाँ पर फोकस हमारा कंजम्पशन पे होता है, लोग कैसे कंज्यूम कर रहे हैं। और मास कल्चर में क्या होता है, फोकस प्रोडक्शन पे होता है कि जो कॉरपोरेशंस ने प्रॉफिट के लिए कोई कोई प्रोडक्ट बनाया, फिर लोगों ने उसको कंज्यूम किया, ठीक है। मगर दोनों का डिफरेंस बहुत कम है। अब अगर कोई भी सोशल मीडिया पे ट्रेंड जो है वो किसी कॉरपोरेशंस ने नहीं चलाया है, उसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है कुछ लोगों का, तो वो पॉपुलर कल्चर का पार्ट हो जाएगा। अगर कॉरपोरेशंस ने उसको चलाया है ट्रेंड को सोशल मीडिया पे, फिर लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो मास कल्चर का पार्ट हो जाएगा। मगर दोनों टर्म भी इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। बातें हैं फोक कल्चर। फोक कल्चर कहते हैं ट्रेडिशनल लाइफ को, यानी कि लोकलाइज लाइफ होती है, वो ट्रेडिशनल जिंदगी गुजार रहे होते हैं, ट्रेडिशनल कल्चर होता है उन लोगों को, कुछ कस्टम्स होते हैं, कार्ड्स होती हैं, क्राफ्ट होती हैं, जो जनरेशन से जनरेशन पास ऑन हो रही होती हैं वर्ड ऑफ माउथ के, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर जो ट्रांसमिशन होता है वो मास मीडिया से नहीं हो रहा होता है, जैसे कि फोक डांस है, कल्चरल क्लोथिंग है, या फिर जो रिचुअल्स हैं, ये सब क्या है, फोक कल्चर का पार्ट है, ठीक है। यानी कि जो ट्रेडिशनल चीज़ें जितनी भी होंगी वो फोक कल्चर में आएंगी। क्लासिकल म्यूजिक हो गया, ठीक है, या फिर हम देखते हैं अलग अलग तरह के डांस होते हैं इंडिया में, ये सब फोक कल्चर का पार्ट होता है। या फिर हमारा जो सेलिब्रेशन होता है फेस्टिवल्स का, ये सब फोक कल्चर का पार्ट होता है। अब हाई कल्चर क्या होता है, अब हम आगे देखेंगे। High culture refers to the cultural products which are perceived by some, often elites, to be the highest form of creative achievement and thus to have the highest status in society. अब हाई कल्चर ऐसा कल्चर होता है जो एलिट्स लोग को लगता है कि ये कल्चर हमारा सबसे बेहतर है ना, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी मौजूद है ना। और ये कल्चर जो है हमारे हाई स्टेटस को सिग्निफाई करता है, यानी कि हाई कल्चर जो है वो एलीट क्लास से रिलेटेड होता है हमेशा। अब देखो ये परसीव्ड है उनका, वो जरूरी नहीं है अच्छा ही हो हाई कल्चर हमेशा, मगर जो एलीट क्लास है उसको उस हाई कल्चर को फॉलो कर रही होती है, उसको अच्छा मान रही होती है, और उसको पेट्रोनाइज भी करती है हाई कल्चर को, यानी कि उसको प्रमोट करती है, उसमें पैसा देती है, उसको देखने जाती है कल्चर को, ठीक है, उसको फॉलो करती है। अब ज्यादातर जो हाई कल्चर फॉलो करने का जो मकसद होता है वो होता है अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना मास कल्चर से, ठीक है। एलीट लोग हाई कल्चर को फॉलो करते हैं, उसको पेट्रोनाइज करते हैं, ताकि अपने आप को वो नॉन एलीट लोगों से डिफरेंशिएट कर पाए, ठीक है। ये कंसेप्ट दिया था हमें मैथ्यू आर्नोल्ड में। जैसे कि क्लासिकल म्यूजिक है, अगर यूरोप की बात करें तो ओपेरा है या बैले है या फिर क्लासिकल लिटरेचर है, ये तो मास। अब देखो ओपेरा या बैले बैले जो होता है वो बहुत ही कम लोग देखने जाते हैं, सारे अमीर लोग देखने जा रहे होते हैं, और जो मास होती है उसको नहीं देखती है, तो ये हाई कल्चर का पार्ट हो जाता है। अब देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो हाई कल्चर से पॉपुलर कल्चर या मास कल्चर में भी ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, ठीक। कोई ड्रेस कोड होगा जो सिर्फ एलिट्स पहन रही होगी उस इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रेस को, और फिर बाद में अब क्योंकि आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट के ज़रिए मास में भी वो चीज़ फैल गई, फिर मास जो पब्लिक है वो भी उसको अपनाने लगी, तो हाई कल्चर जो है वो पॉपुलर या मास कल्चर में कन्वर्ट भी हो सकता है। फिर क्या होगा, एलिट्स उस चीज़ को छोड़ देंगे क्योंकि वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होंगे मासेस से। अब आते हैं लो कल्चर। लो कल्चर एक नेगेटिव लेबल होता है, ऐसे कल्चर को डिनोट किया जाता है लो कल्चर्स के जो बहुत ही सिंपल माने जाते हैं, लेस वैल्यूएबल या इंफीरियर माने जाते हैं, जो यानी कि जो हाई कल्चर का अपोजिट होता है वो लो कल्चर होता है। ऑब्वियसली ये टर्म जो है ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव टर्म है, ठीक है। एलिट्स जो होते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। पॉपुलर या फोक कल्चर को एलिट्स जो लो कल्चर कहेंगे, ताकि वो अपने आप के कल्चर को हाई कल्चर कह सकें। और प्योरली सब्जेक्टिव है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई कोई कल्चर लो या हाई नहीं होता है ये, ठीक है। ये सब्जेक्टिव टर्म है जो एलिट्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कॉलोनियल पावर्स जो हैं वो ट्रेडिशनल कल्चर्स जो होते थे उनको लो मानते थे और अपने कल्चर को हाई कल्चर मान रहे होते, जो कॉलोनियल्स जब ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट होते थे, ठीक है। कल्चरल रिवाइटलाइजेशन, रिवाइटलाइजेशन का मतलब होता है कि वापस लाना किसी चीज़ को, रिवाइटलाइज किसी चीज़ में दोबारा से एनर्जी भर देना, उसको दोबारा से वापस ले आना। तो कल्चरल रिवाइटलाइजेशन में क्या होता है कि हम वो पुराने ट्रेडिशंस को वापस ला रहे होते हैं, उनको मजबूत कर रहे होते हैं, ट्रेडिशन प्रैक्टिस या लैंग्वेज को, ठीक है। तो ये कल्चरल रिवाइटलाइजेशन क्या होता है, जो कम्युनिटी है वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन कर रही होती है, अपनी कम्युनिटी प्राइड उसका बढ़ जाता है, ठीक है। कल्चर को अलाइव भी रख रही होती है वो यहाँ पर, जैसे कि योगा का कल्चरल रिवाइटलाइजेशन हुआ और पूरी दुनिया में अब योगा पूरी दुनिया में लोग करते हैं, ठीक है। तो कल्चरल प्रैक्टिसेस थी उसको हमने स्ट्रेंथन किया, उसको वापस लाए इंटरनेशनल स्टेज पर, उसका प्रमोशन किया, ठीक।
जैसे कि बहुत सारी लैंग्वेजेस भी होती हैं, इसकी हेब्रू लैंग्वेज है, हेब्रू लैंग्वेज पहले वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो उसको दोबारा से रिवाइटलाइज किया लोगों ने और उसको नॉर्मल बोलचाल की लैंग्वेज एज अ नॉर्मल बोलचाल की लैंग्वेज में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो हेब्रू लैंग्वेज रिवाइटलाइज हो गई। अब आते हैं कल्चरल ग्रेडियंट। अब देखो ग्रेडियंट का मतलब होता है धीरे धीरे कोई चीज चेंज होना, या तो कम हो रही है बढ़ रही है, तो यहाँ पर ग्रेडियंट आ जाता है, समझ गए। तो ग्रेजुअल चेंज, धीरे धीरे चेंज, किसी भी कल्चरल ट्रेड बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस में जो ग्रेजुअल चेंज होता है उसको कल्चरल ग्रेडियंट कहते हैं। अब ग्रेजुअल चेंज किसमें हो, टाइम में भी हो सकता है, स्पेस में भी हो सकता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पेस की, ज्योग्राफिकल स्पेस की। जैसे अगर तुम एरिया ए से एरिया बी में जाओगे तो यहाँ पर एक कल्चरल ग्रेडियंट देखने को मिलेगा, ठीक है। धीरे धीरे जो ए का कल्चर है वो बी के कल्चर में कन्वर्ट होता जाएगा, फिर जैसे जैसे तुम ए से दूर जाओगे वैसे वैसे ए के कल्चरल ट्रेड्स कम होते जाएंगे और बी के कल्चरल ट्रेड्स ज्यादा होते जाएंगे, फाइनली तुम बी कल्चर में पहुंच जाओगे। अब देखो ए कल्चर और बी कल्चर जहां पर इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ट्रांजिशन जोन भी बन जाता है, ये ट्रांजिशन जोन, ठीक है। अब ट्रांजिशन जोन में एक, या फिर उसको बफर जोन भी कहते हैं, जहां पर ए और बी दोनों कल्चर के एलिमेंट्स को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि साउथ इंडिया का कल्चरल एरिया अलग है, नॉर्थ इंडिया का कल्चरल एरिया अलग है। जैसे ही तुम साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो वैसे ही वैसे जो साउथ इंडिया का कल्चर ट्रेड्स हैं वो कम होते जाएंगे और नॉर्थ इंडिया के कल्चरल ट्रेड्स बढ़ते जाएंगे। और बीच में एक एरिया भी आएगा, ट्रांजिशन जोन, जहां पर तुम्हें नॉर्थ और साउथ दोनों के कल्चर के प्रैक्टिसेस तुम्हें देखने को मिलेंगी, नियर अबाउट महाराष्ट्र या फिर विंध्या रेंजेस के आसपास, ठीक है। अब आते हैं कल्चरल थीम के बारे में। हमें ये दिया था मॉरिस ई ऑपलर ने। कल्चरल थीम क्या होती है, कोई भी रिकरिंग आइडियाज, वैल्यूज या बिलीव्स जो कि कॉमन थ्रेड की तरह एक्ट करता हो सारे कल्चर के, आर्ट, लॉस, यानी फैमिली स्ट्रक्चर, रिलीजियस रिचुअल, यानी कि सारे कल्चर के एलिमेंट के ट्रेड्स को आपस में जोड़ता हो उस वो थीम, वो आइडिया या वैल्यू बिलीफ, उसको कल्चरल थीम कहते हैं। सेम है कल्चरल ईथोस की तरह, हमने पढ़ा था ना ईथोस के बारे में, वो भी तो यही चीज होती थी। तो पूरा कल्चर उन थीम के अराउंड रिवॉल्व होता है। जैसे कि कंसेप्ट ऑफ धर्मा इन इंडिया, अगर तुम अपने घर घर पर हो तो अपना धर्म निभाओगे, अगर कुछ बाहर काम कर रहे हो, आप किसी बिजनेस में जा रहे हो वहां पर अपना धर्म निभाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट ऑफ धर्म है वो कल्चर के सारे एस्पेक्ट में फैला हुआ होता है। तो कंसेप्ट ऑफ धर्म क्या होगा, कल्चरल थीम माना जाएगा। या फिर इंडिविजुअलिज्म जो है, अब जो इंडिविजुअलिज्म है वेस्ट में, ठीक है, वेस्टर्न सोसाइटीज में, वहां की जो वैल्यूज या नॉर्म्स हैं या फैमिली स्ट्रक्चर है वो उसमें इंडिविजुअलिज्म परमेट कर चुका है, यानी कि उनकी जो फैमिलीज जो होती हैं वो इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट कर रही होती हैं कि हाँ ये तो बड़ा हो गया है, अब 18 साल से ज्यादा का हो सकता है, वो जिंदगी में जो चाहे वो कर सकता है, किसी से भी शादी कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कास्ट की या क्लास की। मगर इंडिया में ऐसा नहीं होता है ना ज्यादातर, तो वहां पर इंडिविजुअल जो है वो कल्चरल थीम है इंडिविजुअलिज्म। 18 साल के होने के बाद वो माँ बाप के साथ रहता भी नहीं है, बाहर चला जाता है, तो हमारी नज़र में तो ये बहुत गलत है। मगर वहाँ पर इंडिविजुअलिज्म को इतनी ज़्यादा वैल्यू की जाती है, उसको बिल्कुल ही फ्रीडम दे दी जाती है, अब तुम कुछ भी जब बाहर जाओ किसी से भी शादी करो और अपना कहीं और जाकर रहो। ये सब क्या है, इंडिविजुअलिज्म की वजह से उनका फैमिली जो स्ट्रक्चर है वो अफेक्ट होता है। अब आते हैं कल्चरल डिटर्मिनिज्म। कल्चरल डिटर्मिनिज्म में क्या होता है कि ये एक व्यू है कि इसमें हम सोचते हैं कि जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर होता है वो कल्चर डिटरमाइन करता है। डिटरमाइन मतलब डिक्टेट करना, कि हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है हम अपनी सोच समझ से कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब अनकॉन्शियसली हमारे कल्चर ने जो हमसे कहा है करने के लिए हम वो कर रहे होते हैं। तो ये कल्चरल डिटर्मिनिज्म है इस व्यू का नाम। कैलकट पार्सन, लेस्ली वाइट, मार्विन हैरिस, ये सब कल्चरल डिटर्मिनिस्ट हुआ होते थे, ठीक है। ये सब मानते थे कि जो इंसान का बिहेवियर है, जो ह्यूमन बिहेवियर है, उसको कल्चर डिटरमाइन कर रहा होता है, ठीक है। अब आते हैं कल्चरल फोकस में। कल्चरल फोकस का मतलब क्या होता है कि tendency of every society to concentrate its attention, energy and vocabulary on specific areas of life or culture that are considered most important to its survival or identity। यानी कि कल्चरल फोकस ऐसे कल्चर के एरिया होते हैं जिन एरियाज को जो सोसाइटी होती है या कल्चर होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी मानता है, ऐसे फोकस एरियाज होते हैं कल्चर के, ठीक है। उनको कल्चरल फोकस कहा जाता है। अब यहाँ पर ये टर्म हमें दी थी हरकोविट्स ने, ठीक है।
अपनी 1948 की बुक मैन एंड हिज वर्क्स में। अब ये कल्चरल फोकस भी कल्चरल थीम या कल्चरल इथोस की तरह ही होता है, जैसे कि इंडिविजुअलिज्म है वो कल्चरल फोकस हो जाएगा, ठीक है, या फिर कंसेप्ट ऑफ धर्म है इंडिया में वो कल्चरल फोकस हो जाएगा, ठीक है, या फिर किसी कल्चर का पार्ट है कि तुम्हें मेहमानों को बहुत ज़्यादा बड़ों की इज्जत करनी है, ये भी कल्चरल फोकस है, कल्चरल थीम है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अब आता है कल्चरल ड्रिफ्ट। कल्चरल ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि एक स्लो, अनइंटेंशनल, अनप्लैन्ड और क्यूमुलेटिव चेंज कल्चर में होना, उसको कहते हैं कल्चरल ड्रिफ्ट। चाहे कल्चर के कस्टम चेंज हो रहे हो, कल्चर की लैंग्वेज चेंज हो रही हो, कल्चर बिहेवियर लोगों को चेंज हो रहा हो ओवर टाइम, ठीक है, मगर चेंज हो रहा होता है। जैसे कि फास्ट फैशन, आपको इंटेंशनल चेंज तो है नहीं, फास्ट फैशन पहले कुछ और पहना जाता था, अब कुछ और पहना जा रहा है, पहले जीन्स नहीं पहनी जाती थी ज़्यादा, अब जीन्स ज़्यादा पहनी जा रही हैं, ठीक है, अब जीन्स में भी बैगी जीन्स पहनी जा रही हैं, तो ये कल्चरल ड्रिफ्ट है, स्लो और अनइंटेंशनल चेंज हो रहा है। पहले हम प्योर हिंदी बोलते थे, अब हम क्या है उसमें इंग्लिश मिक्स हो गई है और हम इंग्लिश बोलने लगे हैं ज़्यादा लोग, तो ये क्या है कल्चरल ड्रिफ्ट है, एक स्लो, और ये जो चेंज हुआ हिंदी से इंग्लिश में ये अनइंटेंशनल और अनप्लान्ड चेंज है, और क्यों धीरे 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 चेंज होता है और बाद में हमें क्यूमुलेटिव स्टेज में एक बड़ा चेंज देखने को मिलता है। छोटे 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 एलिमेंट्स इकट्ठा होंगे, एक बड़ा चेंज हो जाएगा फिर कल्चर में, तो उसको कहेंगे कल्चरल ड्रिफ्ट। कल्चरलॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ कल्चर, जिसको ये टर्म दिया था हमें लेस्ली वाइट ने। जहां भी लॉजी वर्ड लग जाए तो वहां पर होता है स्टडी, तो कल्चरलॉजी मतलब स्टडी ऑफ कल्चर। अब कल्चरल रेसिड्यू, कल्चरल सर्वाइवल्स, देखो मैंने पहले भी कल्चरल सर्वाइवल्स बताया था, फिर मैंने कहा था कि मैंने रेसिड्यू से उसको कंफ्यूज कर दिया है, जबकि दोनों बहुत सिमिलर और सेम टर्म्स होती हैं, है ना। यानी कि ऐसे कल्चर के कस्टम बिलीफ या वर्ड जो भी कल्चर का पार्ट है, कल्चरल एलिमेंट्स या ट्रेड्स जो सरवाइव कर चुके हैं, यानी कि बहुत हिस्ट्री से अब तक जो भी सोशल चेंजेस हुए हैं उसको सरवाइव करके वो हमारे पास मौजूद हैं, वो कल्चरल एलिमेंट्स, है ना, या कल्चर के पार्ट्स या ट्रेडिशन कुछ भी कह सकते हो, जबकि उनका पर्पस खत्म हो चुका है मगर अभी भी वो मौजूद हैं, जैसे कि शाम सूरज ढलने के बाद झाड़ू ना लगाना, बचे हुई चीज़ें हैं वो। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल भी दिया था कि अगर हम चाय कर रहे हो तो जो पतीले में चाय छन्नी बच जाती है तो उसे रेसिडुअल कहा जाता है, ठीक है। यानी कोई भी बची हुई चीज़ आप पानी में रेत डालो तो पानी ऊपर रेत नीचे बैठ जाती है, पानी फेंक दो तो रेत तब भी नीचे रहेगी, तो रेसिडुअल है, ठीक है, रेसिड्यूज हैं वो, ये सर्वाइवल्स हैं, यानी कि ऐसे कल्चरल ट्रेड जो सर्वाइव कर गए हैं थ्रू आउट एजेस। कल्चर एंड पर्सनैलिटी स्कूल, ये स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, जो डोमिनेंट था अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी में फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी 1950 से पहले। इसमें क्या पढ़ते थे हम, हाउ योर कल्चर फंक्शंस लाइक ए जाइंट मोल्ड दैट शेप्स योर कैरेक्टर, इमोशन एंड बिहेवियर फ्रॉम द मोमेंट यू आर बोर्न। इसमें हम पढ़ते थे कि तुम्हारा जो बिहेवियर है, तुम्हारे जो इमोशंस हैं, तुम्हारा जो कैरेक्टर है, उसको कल्चर कैसे शेप देता है ना। अब यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंस बोआज है, एल क्रोबर है, रैल्फ लिंटन है, रूथ बेनेडिक्ट, मार्गरेट मीड, कार्डिंगर, सिगमंड फ्रूड एंड कोरा ड्यूबॉइस, ये सब क्या है कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल्स को फॉलो करते थे, ये सब नाम आपको याद रखने हैं। अब रैल्फ लिंटन ने 3 टाइप ऑफ कल्चर दिए थे, एक तो रियल कल्चर होता है, जो रियल कल्चर मतलब जो पीपल एक्चुअली में कर रहे होते हैं, क्या रियल ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, यानी कि जो लोग सच में कर रहे हैं सोसाइटी में, उसको कहते हैं रियल कल्चर। आइडियल कल्चर ऐसे कल्चर के ट्रेड्स होते हैं, ये वैल्यू बिलीव कुछ भी कल्चरल प्रैक्टिस कह सकते हैं, जो परफेक्ट समझे जाते हैं, डिजायरेबल कल्चर समझे जाते हैं, चाहे लोग उनको फॉलो करें या ना करें। जैसे कि रिलीजन के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, उनको लोग ज़्यादातर फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, मगर एक डिजायरेबल होता है कि उनको फॉलो करना चाहिए, तो आइडियल कल्चर का पार्ट हो जाते हैं। कल्चरल कंस्ट्रक्ट होता है रिटर्न और स्टडी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कल्चर, रिसर्चर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ हाउ पीपल लिव, यानी कि जो भी रिसर्चर ने किसी कल्चर को स्टडी किया और उसके बारे में लिखा, वो उसका अपना कल्चरल कंस्ट्रक्ट है, उसका नजरिया है उस चीज को देखने का। कंस्ट्रक्ट मतलब होता है कि कोई भी इंडिविजुअल का नजरिया उस चीज को देखने का, उस रिसर्चर का इंटरप्रिटेशन क्या था कल्चर का, वो उसका कल्चर कंस्ट्रक्ट है। अब हो सकता है किसी कोई दूसरा बंदा उस सेम कल्चर को स्टडी करे तो उसका कल्चरल कंस्ट्रक्ट अलग हो, वो उस कल्चर को अलग तरह से डिस्क्राइब करे, अलग तरह से उसको लिखे, ठीक है। अब स्टुअर्ट हॉल सर्किट ऑफ कल्चर, यहाँ पर एक फ्रेमवर्क दिया था स्टुअर्ट हॉल ने, तो उस फ्रेमवर्क से हम कल्चर को एनालाइज करते थे।
by showing that how meaning is constantly created and reshaped through the interaction of 5 social processes. These 5 stages are production, reproduction, consumption, regulation and identity. यानी कि किसी भी कल्चरल आर्टिफैक्ट्स का पहले तो उसको वो आर्टिफैक्ट्स बनता है, उसको फिर रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी में उसको रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, उसको लोग कंज्यूम करते हैं, उसका रेगुलेशन होता है, फिर अपनी आइडेंटिटी को उसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये एक सर्किट होता है और फिर से फिर नया प्रोडक्ट बनता है, फिर उसको सोसाइटी में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको लोग कंज्यूम करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, और अपनी आइडेंटिटी उस प्रोडक्ट से जोड़ लेते हैं। जैसे कि एक हम एग्जांपल ले सकते हैं फ़ोन्स का, सेल फ़ोन्स बने। ठीक है, सेल फ़ोन्स सेल फ़ोन्स बने और सोसाइटी और कंपनीज़ ने उसको सोसाइटी में रिप्रेजेंट किया कि उनको बेचने की कोशिश करी। ठीक है, लोगों ने उसको खरीदा, कंज्यूम किया, फिर उसके रेगुलेशन लॉ बने कि सेल फ़ोन्स रख रहे हो तो सिम कार्ड रखना पड़ेगा, अपने आईडी से सिम कार्ड खरीदो, सेल फ़ोन्स के लिए खरीदो तो पक्का बिल रखो। ठीक है, और लोगों ने अपनी आइडेंटिटी उस सेल फ़ोन से जोड़ दी, स्पेसिफिक ब्रांड को, जैसे कि एप्पल ब्रांड है, उससे अपनी आइडेंटिटी जोड़ने लगे कि क्योंकि मेरे पास एप्पल का फ़ोन है तो मेरी मेरी जो स्टेटस है सोसाइटी में ज़्यादा है, मेरी आइडेंटिटी इस एप्पल के फ़ोन से डिफाइन है, मेरे पास ज़रूर होना चाहिए वो। तो इस तरह से फिर दोबारा से नया फ़ोन मार्केट में आ जाएगा, फिर सारे फेजेज़ ये रिपीट होंगे। तो सर्किट ऑफ कल्चर में कल्चरल आर्टिफैक्ट्स को हम एनालाइज़ कर रहे होते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है कल्चरल आर्टिफैक्ट्स। ठीक, अब हम आगे देखते हैं क्या है कल्चरल डोप। कल्चरल डोप इस उस टर्म को कहते हैं कि कल्चरल डोप में यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु फॉलो सोशल रूल्स एंड कल्चरल नॉर्म्स माइंडलेसली लाइक ए रोबोट और पपेट। कल्चरल डोप में ये माना जाता है कि जो जो इंसान है, ठीक है, वो कल्चर के सारे रूल्स, कल्चरल रूल्स को लाइक अ पपेट फॉलो कर रहा होता है। यानी कि अपनी उसकी कोई थिंकिंग नहीं है, वो जो भी कल्चर ने उसको डिक्टेट किया है वो उसको सिंपल फॉलो करता जा रहा है। ठीक है, एक रोबोट की तरह, बिना अपनी इंडिविजुअल थॉट या एजेंसी का इस्तेमाल किए हुए। यह हमें कंसेप्ट दिया था हेरोल्ड गारफिंकल ने अपनी 1967 की बुक स्टडीज इन इथनिक मेथोडोलॉजी में। उन्होंने इसको अब देखो कल्चरल ड्रॉप को उन्होंने क्रिटिसाइज दिया था कंसेप्ट देके कि ट्रेडिशनल जो सोशियोलॉजी थी टेलकोट पार्सन या डर्कहाइम में, उसमें जो इंडिविजुअल्स होते थे, ह्यूमंस होते थे, उनको एक तरह से पैसिव डोप्स की तरह दिखाया जाता था, एक तरह से कल्चरल डोप्स की तरह दिखाया जाता था कि लोग अपने लिए खुद फैसला नहीं करते हैं, वो सब जो कल्चर उनको डिक्टेट करता है वो वैसे ही बिहेव या एक्ट या थिंक कर रहे होते हैं। मगर उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होता है, कि लोग अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं अपने दुनिया में अपने बिहेवियर रिएक्शंस को नेविगेट करने के लिए, दुनिया में नेविगेट करने के लिए। ठीक है, उन्होंने कहा था कि लोग जो होते हैं वो कल्चरल डोप नहीं होते हैं, वो अपने कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, सोसाइटी में रहकर। अब आते हैं कल्चर इंडस्ट्री। कल्चर इंडस्ट्री में क्रिटिकल थ्योरिस्ट थियोडोर अडोर्नो और मैक्स हॉकहाइमर ने हमें दी थी ये थ्योरी। इसमें क्या होता है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में पॉपुलर कल्चर लाइक फिल्म्स, रेडियो एंड मैगजीन इज मास प्रोड्यूस लाइक फैक्ट्री गुड्स। The theory argues that standardized industrial output is designed to make audience passive, content with the status quo and easier to control for profit rather than stimulates critical और independent thought। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा था कि कल्चर एक तरह से कल्चर इंडस्ट्री डेवलप हो गई है जिसमें जो कॉरपोरेशंस हैं वो कल्चरल प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करती हैं और उनको लोगों को देती हैं, लोग उनको पैसिवली एक्सेप्ट करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं और उनका मकसद क्या होता है कल्चरल प्रोडक्ट को इस तरह से मास डिज़ाइन करने का ताकि जो स्टेटस को है वो बना रहे और लोगों को कंट्रोल किया जा सके और उनको प्रॉफिट भी होता रहे कॉरपोरेशंस को। इसमें क्या होता है कल्चरल इंडस्ट्री में कि जो लोग जो होते हैं वो पैसिवली एक कल्चरल प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, इस्तेमाल करते हैं और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और इंडिपेंडेंट थॉट को लूज कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि बॉलीवुड मूवीज़ हैं, मार्वल मूवीज़ हैं या फिर लेटेस्ट ब्रांड फ़ोन्स हैं, फास्ट फैशन है, इन सब ये सब चीज़ बनाई जाती हैं। जैसे कि आईफ़ोन है, मैं आईफ़ोन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं सबसे ज़्यादा। आईफ़ोन की कंपनी ने आईफ़ोन बनाया, उसको एडवर्टाइज़ किया, ठीक है? कल्चर इंडस्ट्री का एग्ज़ाम्पल है और लोगों ने उसको आईफ़ोन को इस्तेमाल किया, ठीक है? अब लोगों में क्या हुआ कि बहस छिड़ गई कि अगर मेरे पास आईफ़ोन नहीं है, तो मेरा स्टेटस कम है सोसाइटी में। उन्होंने अपना स्टेटस आईफ़ोन से जोड़ लिया, यानी एक तरह से वो पैसिव ऑडियंस बन गई, ठीक है? अब स्टेटस को अब वो जो है वो उस आईफ़ोन को ज़रूर खरीदना चाहेगी। अब जबकि वो अपने क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल नहीं करेगी। जो आईफ़ोन में तुम्हें 1.5 लाख में फ़ीचर मिल रहे हैं, वो सेम फ़ीचर तुम्हें 30,000 के फ़ोन में भी मिल जाएँगे। मगर लोगों को आईफ़ोन ही चाहिए, यानी कि वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। या फिर जो मार्वल मूवीज़ होती हैं या बॉलीवुड मूवीज़ जो एंटरटेनमेंट रिलेटेड इंडस्ट्री होती है, वो लोगों को पैसिव कंटेंट देती है।
लोग बिंज वॉच करते हैं नेटफ्लिक्स पे, वो पैसिवली कंटेंट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, और उस कंटेंट को इस्तेमाल करने के चक्कर में या फिर रील स्क्रॉल करते हैं, वो अपने क्रिटिकल और इंडिपेंडेंट थॉट का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ये कल्चर इंडस्ट्री थी। अब ट्रेजेडी ऑफ कल्चर में क्या होता है, ये डिस्क्राइब करता है हाउ मॉडर्न सोसाइटीज ऑब्जेक्टिव कल्चर, यहाँ दो टर्म है, और सब्जेक्टिव कल्चर। सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव कल्चर क्या होता है। कोई भी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, या प्रोडक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट्स, वो ऑब्जेक्टिव कल्चर का पार्ट होते हैं। और सब्जेक्टिव या इंडिविजुअल कल्चर जो होते हैं, जो हमारे इंडिविजुअलिटी का पार्ट है, मेरे पास अपनी स्किल्स है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी स्पिरिट है, मेरी वैल्यूज हैं, वो सब इंडिविजुअल या सब्जेक्टिव कल्चर का पार्ट होते हैं। ट्रेजेडी ऑफ कल्चर में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव कल्चर तो आगे बढ़ जाता है, मगर जो सब्जेक्टिव कल्चर है वो श्रिंक हो जाता है, वो पीछे रह जाता है, ठीक है। We become specialized, disconnected parts in the vast impersonal machine, losing meaning and control over the world we create. Although the modernity offers freedom, it traps us in the cycle of producing and consuming things that feel empty. हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। लैंग्वेजेस आर एक्सपेंडिंग बट इंडिविजुअल लिंग्विस्टिक एबिलिटी डिक्रीजिंग, यानी कि अब देखो इंग्लिश लैंग्वेज ने अपने अंदर बहुत सारे वर्ड्स ले लिए मिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में, मगर लोगों की जो लिंग्विस्टिक एबिलिटी है, जो ग्रामर है, वो बहुत सारे लोगों को नहीं आ रही होती है। वो इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है, मगर उनकी जो लिंग्विस्टिक एबिलिटी है वो कम हो गई है, ठीक। यानी कि जो इंग्लिश जो है, वो इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज है, वो सब ऑब्जेक्टिव कल्चर का पार्ट है, वो इंडिविजुअल के बाहर एग्जिस्ट करती है, मगर जो ग्रामर सीखना है, जो स्किल है, वो तो इंडिविजुअल का पार्ट है ना। वो उसके अंदर जो स्किल है ग्रामर सीखने की, लिंग्विस्टिक एबिलिटीज है, वो कम हो गई है। या फिर जैसे कि दूसरा एग्जांपल लैंग्वेज का ही ले सकते हैं, जो प्रोवर्ब्स है या सेइंग्स है हिंदी में भी, वो अब लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। पहले बहुत इस्तेमाल करते थे लोग, अब वो कम इस्तेमाल कर रहे हैं होते हैं। या फिर बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें उनको सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज तो पता होंगी, ठीक है, मगर उनको डीप नॉलेज नहीं होगी उस सब्जेक्ट की। इसी को ट्रेजेडी ऑफ कल्चर कहते हैं। अब पियरे बोर्डियू और कल्चरल कैपिटल के बारे में देखेंगे। पियरे बोर्डियू ने कल्चरल कैपिटल के बारे में क्या कहा। कल्चरल कैपिटल क्या होता है, ऐसे सोशल असेट्स ऑफ पर्संस, एजुकेशन, इंटेलेक्ट उसका, स्टाइल ऑफ स्पीच, स्टाइल ऑफ ड्रेस, सोशल कैपिटल एक्सेट्रा दैट प्रमोट, सोशल कैपिटल नहीं आएगा यहाँ पर, दैट प्रमोट सोशल मोबिलिटी इन स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी। कल्चरल कैपिटल इंक्लूड्स, यानी कि कोई भी इंसान के अंदर जो भी स्किल होगी, एजुकेशन है उसका, ठीक है, उसके पास जो नॉलेज है, उसके बोलने का तरीका, उसके कपड़े पहनने का तरीका, ठीक है, ये सब क्या है, कल्चरल कैपिटल का पार्ट है। अब यहाँ पर कैपिटल वर्ड का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि वो उस कैपिटल का इस्तेमाल करके कल्चरल कैपिटल का इस्तेमाल कर सकता है मार्केट सोसाइटी में जाकर, और उसके बदले कुछ प्रॉफिट वो कमा सकता है, ठीक है, यानी कि कोई दूसरा कैपिटल खरीद सकता है, ठीक, जैसे कि यानी कि इस कैपिटल से उसको सोशल मोबिलिटी मिलती है। जैसे कि कोई इंसान के पास नॉलेज तो है, उसने मान लो कोई भी एमबीए या बीटेक की हुई है ना, उसके पास नॉलेज है, यानी कि उसके पास कल्चरल कैपिटल है, एजुकेशन है। अब उस कल्चरल कैपिटल को लेके मार्केट में जाएगा और कॉर्पोरेट में एक अच्छी जॉब ले लेगा, ठीक है। अब उस अच्छी जॉब लेने की वजह से उसकी जो सोसाइटी में लैडर था वो बढ़ जाएगा। हो सकता है वो पहले उसकी जो सोशल क्लास है वो कम हो, मगर उससे जॉब मिलने के बाद मिले किसकी वजह से, उसकी क्वालिफिकेशंस की वजह से उसके पास पैसा आना शुरू हो और वो एक लोअर क्लास से मिडिल क्लास में जंप कर जाए। तो यहाँ पर उसने अपने कैपिटल को एक्सचेंज किया है, इसलिए यहाँ पर कल्चर को कैपिटल कहा गया है। अब कल्चरल कैपिटल में क्या क्या हो सकता है, इंसान की जो एजुकेशन होती है वो कल्चरल कैपिटल का पार्ट होती है। आर्टिस्टिक और कल्चरल नॉलेज जैसे कि म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, सिनेमा, थिएटर, ये सब कल्चरल कैपिटल का पार्ट होता है, जिसको हम 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। लेजिटिमेट कल्चर, आर्टिस्टिक और कल्चरल नॉलेज एस्पेक्ट ऑफ कैपिटल कल्चर में क्या होता है, लेजिटिमेट कल्चर होता है। लेजिटिमेट कल्चर किसे कहते हैं, हाई स्टेटस आर्ट अप्रिशिएटेड बाय द एलीट, जो ऐसे आर्ट या आर्टिफैक्ट्स या आर्ट नॉलेज जो जिसको एलीट्स अप्रिशिएट करते हैं, जैसे कि क्लासिकल लिटरेचर, क्लासिकल म्यूजिक एटसेट्रा, उसको लेजिटिमेट कल्चर कहा जाता है। मिडल ब्रो कल्चर, जैसे कि लेजिटिमेट कल्चर का एग्जांपल हम दे सकते हैं ओपेरा म्यूजिक या फिर क्लासिकल म्यूजिक हो जाएंगे, ठीक है।
या फिर ऐसी पेंटिंग्स तुम जाके देखते हो कि तुम्हें समझ नहीं आती है क्या है, ये अजीब सी पेंटिंग बनाई है, मगर वो मिलियंस या बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिक रही होती है, तो वो लेजिटिमेट कल्चर का पार्ट होती है। अब मिडल प्रो कल्चर में क्या होता है कि ऐसे आर्टिस्टिक वर्क जिनकी वैल्यू तो है मगर वो लेस सीरियस माने जाते हैं एज कम्पेयर टू लेजिटिमेट कल्चर, जैसे कि पुराने गाने या फिर गजल्स होती हैं या फिर कोई आर्ट फिल्म हो जाएगी, ठीक है, तो ये मिडल ब्रो कल्चर का पार्ट होती है। अब पॉपुलर टेस्ट होता है वाइडली एंजॉयड कल्चरल आइटम्स, जिनको एलिट्स जो है ऐसे कल्चरल आइटम जिनको वो लो समझ रहे होते हैं वो और जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फेमस और मास कंज्यूम किए जा रहे होते हैं वो पॉपुलर टेस्ट का पार्ट होते हैं, जैसे क्योंकि पॉप सॉन्ग हो गया या फिर बॉलीवुड मूवीज हो गई या मेन स्ट्रीम मूवीज जो सब जगह सारे लोगों में फेमस हैं, वो सब पॉपुलर टेस्ट का पार्ट हो जाएंगे। या फिर कपड़े पहनने का ऐसा तरीका जो मास कल्चर का पार्ट है वो पॉपुलर टेस्ट का पार्ट हो जाएगा। अब तीसरा आता है कल्चर कैपिटल में लाइफस्टाइल चॉइसेस। अब तुम्हारे जो लाइफस्टाइल का चॉइस है, तुम क्या खाना खाते हो, क्या कपड़े पहनते हो, क्या तुम्हारे ज़िंदगी जीने का तरीका है, ये सब तुम रिफाइंड फूड प्रेफर करते हो हायर क्लासेस में या फिर लोअर क्लासेस में हैवी ऑयली फूड प्रेफर किया जाता है, समोसा वगैरह, ठीक है, ये सब किसका पार्ट है, लाइफस्टाइल चॉइसेस का पार्ट है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया था कि कुछ लोग जिनके पास हाई कल्चरल कैपिटल होती है मगर पैसा कम होता है तो वो अफोर्डेबल फूड तलाश करते हैं, अफोर्डेबल भी हो मगर कल्चर्ड फूड भी हो, जैसे कि इटालियन और चाइनीज डिशेस, ठीक है, स्ट्रीट कोई सड़क के किनारे चाइनीज फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, वहां पर जाके वो उसको खाएगा, ठीक है। अब एम्बेडेड कल्चर होता है तुम्हारा हेयर कट कैसा है, तुम्हारा मेकअप कैसा है, पोस्टर कैसा है, जेस्चर कैसा है, बॉडी शेप कैसी है, ये सब एम्बेडेड कल्चरल कैपिटल का पार्ट होता है। अब पियरे बोर्डियो ने अपनी कल्चरल कैपिटल थ्योरी के साथ कल्चरल रिप्रोडक्शन थ्योरी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम होता है वो डोमिनेंट कल्चर जो रिप्रोड्यूस कर रहा होता है डोमिनेंट कल्चर को, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम डोमिनेंट कल्चर को रिप्रोड्यूस करता है, ना कि कल्चर एज ए सोसाइटी एज अ होल। सारी सोसाइटी के कल्चर को रिप्रोड्यूस नहीं करता एजुकेशन, जैसे डरखाम ने कहा था, सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट कल्चर को एजुकेशन रिप्रोड्यूस कर रहा होता है। यहाँ पर एजुकेशन मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन की बात हो रही है, जैसे स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह होते हैं। इसकी वजह से जो प्रिविलेज बैकग्राउंड में के लोग जो होते हैं उनके पास कल्चरल कैपिटल पहले से होती है, उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनके बोलने का अंदाज, उनके वोकेबलरी वो पहले से उनके पास होती है, इसलिए उनके उसको एजुकेशन में वो एक्सेल कर पाते हैं और उनको ज़्यादा रिवॉर्ड भी दिया जाता है। जबकि वर्किंग क्लास लोग जो होते हैं उनके पास वो कल्चरल कैपिटल कम होता है, उनकी जो वोकेबलरी होगी वो अलग होगी, उनके जो टोन होगा बात करने का वो डिफरेंट होगा, और क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को, टीचर की वोकेबलरी अलग हो रही है, जो वर्किंग क्लास के बच्चे उसको समझ नहीं पा रहा है ना। तो वर्किंग क्लास के बच्चे एक डिसएडवांटेजेस में हैं जिसकी वजह से क्लास इनइक्वालिटी पैदा हो जाएगी। तो एजुकेशन ने क्या, अब देखो इसका हम एग्जांपल लेते हैं कि क्लास में जो टीचर्स हैं, मान लो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल्स है तो क्लास में जो टीचर है वो इंग्लिश में पढ़ाएगा सिर्फ, और किसी वर्किंग क्लास ने अपने मेहनत करके बच्चे का एडमिशन जो है वो उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दिया। अब क्योंकि बच्चे क्लास में बैठा उसके घर में तो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, उसको समझ नहीं आ रहा टीचर क्या कह रहा है, इसलिए वो एजुकेशन में एक्सेल नहीं कर पाएगा और वो पीछे रह जाएगा। जबकि जो जो प्रिविलेज बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं वो उनको घर में इंग्लिश बोली जाती होगी और वो क्लास में क्या समझाया जा रहा है उसको अच्छे से समझ पाएंगे और वो एजुकेशन में एक्सेल कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एजुकेशन है उसने इंग्लिश को चूज किया, और इंग्लिश किसको रिप्रेजेंट करता है, डोमिनेंट कल्चर को, ठीक है, नॉर्मली, हमेशा नहीं, नॉर्मली। तो यहाँ पर एजुकेशन क्या रिप्रोड्यूस कर रही है, कल्चर ऑफ डोमिनेंट क्लास। अब क्रोलाइजेशन में क्या होता है, क्रोलाइजेशन एक प्रोसेस होता है थ्रू विच न्यू कल्चर इमर्जेस व्हेन डिफरेंट ग्रुप्स केम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर, ये मैंने लिखा नहीं है। अब क्रोलाइजेशन में क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा कल्चर मिलते हैं तो एक नया कल्चर इमर्ज हो जाता है, इस प्रोसेस को, उस प्रोसेस को कहते हैं क्रोलाइजेशन, ठीक है। ये मेनली पहले जैसे कि कैरेबियन आइलैंड में होता था, कैरेबियन से सीआर लिया और यहाँ पर सीआरई में कन्वर्ट कर दिया, क्रोलाइजेशन हो गया। जैसे कैरेबियन जो आइलैंड्स हैं वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डिसेंट्स के हैं, लैटिन डिसेंट्स हैं, अफ्रीकन डिसेंट्स हैं, यूरोपियन डिसेंट्स हैं, और सबने वहाँ पर आए, वहाँ पर रहे, माइग्रेट इमिग्रेंट्स बने और अपने अपने कल्चर को मिला के एक नया कैरेबियन कल्चर इमर्ज हुआ, ठीक है।
जैसे कि और सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट कोहेन ने इसके बारे में लिखा था कि कैरोलाइजेशन कब होता है, जब व्हेन पार्टिसिपेंट्स सेलेक्ट पर्टिकुलर एलिमेंट्स फ्रॉम इनकमिंग और इनहेरिटेड कल्चर्स एंड दीज विद द मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम those they possessed in the original cultures and then creatively emerge these to create new varieties that superseded the prior form। यानी कि क्या होता है, कल्चर ए के लोग आए, इस एरिया में रहने लगे, कल्चर बी के लोग वहाँ पहले से रहते थे और सी के लोग भी आए, तो क्या होगा, ये अपने अपने कल्चर का एक एक ट्रेट ले लेंगे, ठीक है, कल्चर ए का ट्रेट, कल्चर बी का ट्रेट, कल्चर सी का ट्रेट। अब इन कल्चर ट्रेट की जो वैल्यूज हैं, उन मीनिंग्स जो अटैच्ड है उन कल्चरल ट्रेट से, वो अलग थे पहले ए के अपने ओरिजिनल होमलैंड के कल्चर में, मगर यहाँ पर उस कल्चरल ट्रेट को जो अडॉप्ट किया है उसका मीनिंग अलग है वहां पर, ठीक है। अब इन तीनों ने अपने अपने ट्रेड्स मिलाकर, जिनका मीनिंग अलग है अपने ओरिजिनल कल्चरल ट्रेड से, एक नया कल्चर बना लिया है। उस प्रोसेस को क्रोलाइजेशन कहा जाता है, ठीक। अब जैसे कैरेबियन का कल्चर जो है वो अलग है, ना तो अफ्रीकन कल्चर को रिजेंबल करता है, ना यूरोपियन कल्चर को रिजेंबल करता है, ठीक है, ना ही ना वहाँ के जो नेटिव कैरेबियन कल्चर हुआ होगा कभी 600-700 साल पहले, ना उसको रिजेंबल कर रहा होता है। अब आते हैं कल्चरल सिलेक्शन थ्योरी। कल्चरल सिलेक्शन थ्योरी इस आइडियाज पे बेस्ड होती है दैट कल्चरल ट्रेट्स, आइडियाज, बिहेवियर, टेक्नोलॉजी एंड बिलीफ्स गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वेरी सिमिलर टू बायोलॉजिकल इवोल्यूशन गिवन बाय डार्विन। Just as animals with helpful genes survive and reproduce, cultural ideas that are useful to easy to remember survive by being passed from one person to another। अब क्या होता है कल्चरल सिलेक्शन थ्योरी में, ऐसे कल्चरल ट्रेड्स ही सोशल चेंज को सर्वाइव कर पाते हैं या फिर जनरेशन टू जनरेशन पास हो पाते हैं, जो जो सबसे ज्यादा फिट होते हैं। जैसे डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा था ना, कि वही एनिमल सर्वाइव कर पाएगा जो जो सबसे ज्यादा फिट होगा, जो नेचर ने उसको जो मुश्किलें दी हैं उनको वो लांग के आगे बढ़ेगा और कुछ नया अडेप्टेशन करेगा और वो सर्वाइव कर लेगा। जो एनिमल्स उस नेचर के ऑब्स्ट्रक्शन को पार नहीं कर पाए थे, वो मर जाएंगे और पीछे रह जाएंगे, ठीक। वैसे ही कल्चर के वही ट्रेड्स, ठीक है, अब ट्रेड्स कुछ भी हो सकते हैं, बिहेवियर, टेक्नोलॉजी या बिलीफ, ठीक है, वही एग्जिस्ट करेंगे जिनका कुछ फंक्शन होगा, जो इजी टू रिमेंबर हैं, या वो वन पर्सन टू अनदर पास आउट होने में आसानी है ना। और जो डिफिकल्ट आइडियाज होंगे, जो ठीक है, लोग जिनको अपने आप से रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे उन कल्चरल आइडियाज या ट्रेड्स को, वो डाई आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे कि सूट हम पहनते हैं, ठीक है, या फिर ऑफिशियल मीटिंग में, या कल्चरल सिलेक्शन थ्योरी का ये एग्जाम्पल है। हमने अब ऑफिशियल मीटिंग में तुमने देखा होगा ऑफिस में लोग सूट्स पहनते हैं, ठीक है, जबकि जो इंडिया, अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर सूट्स बहुत ज़्यादा गर्मी गर्मी लगेगी उसको इंसान में, मगर वो फिर भी पहन रहा होता है, क्योंकि हमने उस कल्चरल ट्रेड्स को, जो सूट्स पहनने का कल्चरल ट्रेड था, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि हम मानते हैं कि वो एक इम्पोर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, कि लोग उसको पहन के एक ऑफिशियल मीटिंग्स में जा सकते हैं। दूसरा जैसे कि इंग्लिश है, पहले जो अगर आप 500-600 साल पहले की इंग्लिश देखोगे तो वो बहुत अलग हुआ करती थी, और आजकल की इंग्लिश जो होती है वो बहुत अलग होती है। तो यहाँ पर एक कल्चरल सिलेक्शन थ्योरी ने कहा कि जो इंग्लिश के जो ऐसे ऐसे वर्ड्स थे, मुश्किल वर्ड्स थे, वो अबेंडन कर दिए गए और आसान और यूजफुल वर्ड्स को ही रखा गया, इसलिए वो इंग्लिश लैंग्वेज ही चेंज हो गई अपने आप में, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश बनी, उसमें हमने इंग्लिश के कुछ कुछ वर्ड्स उठा के हिंदी में इनकॉर्पोरेट कर दिए और उसको हम इस्तेमाल करने लगे। तो हमने सेलेक्ट किया उस इंग्लिश के जो वर्ड्स हमें जो इस्तेमाल करने थे वही हमने सेलेक्ट किए, बाकी को हमने छोड़ दिया और इंग्लिश बना दी, ठीक है। अब यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं, इनको आप ज़रूर इनके नाम याद रखिएगा, ये ज़रूरी एग्जाम्स में आते हैं। प्रिमिटिव कल्चर दिया था एडवर्ड बुनेट टाइलर ने, पैटर्न ऑफ कल्चर रूथ बेनेडिक्ट ने, कमिंग ऑफ एज इन सैमोआ मार्गरेट मीड ने, इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर क्लिफर्ड गीट्स ने, डिस्टिंक्शन अ सोशल क्रिटिक ऑफ जजमेंट ऑफ टेस्ट पियरे बोर्डियू ने, डायलेक्टिक ऑफ एंटरटेनमेंट मैक्स हॉकहाइमर एंड थियोडोर अडोर्नो ने, द लोकेशन ऑफ कल्चर होमी के भाभा ने, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर ब्रिंसलो मेलिनोव्स्की ने, इवोल्यूशन ऑफ कल्चर लेस्ली वाइट, साइंस ऑफ कल्चर लेस्ली वाइट, ठीक है, दोनों बुक हैं लेस्ली वाइट की। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस हंटिंगटन ने, सोशियोलॉजी ऑफ दी है द सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर रेमंड विलियम्स ने, कल्चरल चेंज इन इंडिया आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन योगिंदर सिंह ने, कल्चर एज प्रैक्टिस जिगमंड बॉमन ने, सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर रेमंड विलियम्स ने, कल्चर सोसाइटी एंड इकोनॉमिक कार्ल पॉलनाई ने,
पोलाइनी ने, डेलिंक्वेंट सब कल्चर्स एल्बर्ट कोहेन ने, कल्चर एंड इंपेरियलिज्म एडवर्ड साइड ने दिया था। ठीक है, ये सारी किताबों के नाम आपको याद रखने हैं उनके राइटर्स के साथ, ये एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, क्योंकि मैं एक बिगिनर हूँ तो आपको जो भी वीडियो को समझने में कोई दिक्कत आ रही हो, परेशानी आ रही हो कि मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे, ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू।